हमारे चैनल में आपका लोगों का स्वागत है। तो शुरू करते हैं अब आगे। पार्ट 2, चैप्टर 11। अनोखी के अपाहिज होने की बात सुन जहां सबको बुरा लग रहा था, वही सुरेखा ने मन में ठान लिया था कि वो अनोखी को घर से निकाल कर ही रहेगी। वही रिया अनोखी को मना कर गार्डन में ले आई थी, जहां पर रोहित भी आ गया और अनोखी को अपना नाम बताते हुए एक हाथ आगे बढ़ाया। अनोखी ने रोहित को देखा पर कुछ कहा नहीं और ना ही उससे हाथ मिलाया, लेकिन हमारा रोहित भी कहाँ कम था। उसने भी अपना हाथ पीछे नहीं लिया और रोने से शक्ल बनाकर फुल नौटंकी करते हुए कहा, अरे यार जल्दी हाथ मिलाओ, मेरे हाथ दुख रहे हैं और ये मेरा राइट हैंड है। अगर मेरे हाथ ऐसे ही अकड़ गए तो मैं खाना कैसे खाऊंगा? इसलिए मुझ पर रहम खाओ ताकि मैं खा सकूं और जल्दी से हाथ मिलाओ। फिर 2 पल रुककर बोला, अरे वाह, ये तो शायरी बन गई। उद्धरण चिन्ह। उसके इस सड़ी सी शायरी पर रिया हंस पड़ी और अनोखी के होठों पर भी एक छोटी सी स्माइल लगे, जिसे देख रोहित भी मुस्कुरा दिया। अनोखी ने कॉफी का मग टेबल पर रखा और धीरे से रोहित से अपना हाथ मिलाकर बोली, मेरा नाम अनोखी है। उद्धरण चिन्ह। वाह यार, तुम्हारी आवाज तो बड़ी क्यूट है और अनोखी ये ना भी काफी यूनिक है। लेकिन तुम्हें जीरो फिगर बनाकर यूनिक बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अच्छे से खाना पीना चाहिए। देखो तुम्हारे हाथ कितने पतले हैं और तुम भी कितनी छोटी सी हो, एकदम पतली सी। वैसे तुम्हारी एज क्या है? उद्धरण चिन्ह। रोहित ने पूछा तो रिया भी अनोखी को क्यूरियस से देखने लगी। अनोखी में धीरे से कहा, मैं 18 साल की हूँ। उद्धरण चिन्ह। क्या? रोहित और रिया हैरानी से लगभग चीख पड़े और उन दोनों की तेज आवाज सुन अनोखी डर से खड़ी हो गई। रिया उसे बैठाकर खुद को शांत करते हुए बोली, सॉरी सॉरी, वो तुम्हारी उम्र सुनकर हम हैरान हो गए थे, इसलिए थोड़ी तेज आवाज निकल गई मुंह से, सॉरी। लेकिन तुम सच में 18 साल की हो? उद्धरण चिन्ह। अनोखी ने डरते डरते अपना सर हाँ में हिलाया। रोहित ने उससे पूछा, तो तुम्हें 18 साल का हुए कितना टाइम हो गया? तो अनोखी ने अपने दोनों हाथ से 10 उंगली का इशारा दिखा दिया। रिया बोली, 10 महीने? अनोखी ने ना में अपना सर हिलाया। रोहित बोला, 10 हफ्ते? अनोखी ने दोबारा अपना सर ना में हिलाया। तो रिया और रोहित दोनों एक साथ बोले, तो 10 दिन? तो अनोखी ने इस बार हाँ में सर हिलाया। रिया और रोहित हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। रोहित ने कहा, मतलब जिस दिन तुम्हारी और भाई की शादी हुई थी उस दिन तुम्हारा बर्थडे था? अनोखी ने एक बार फिर से अपना सर हाँ में हिलाया। रोहित और रिया दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। उन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहे क्या। मतलब आलोक ने उसी दिन अनोखी की शादी करवा दी जिस दिन वो 18 साल की हुई। अनोखी सर नीचे किए चुपचाप बैठी थी। उसने कुछ सोचकर डरते हुए धीरे से कहा, आप लोग को मुझसे क्या पूछना है? उद्धरण चिन्ह। उसकी धीमी सी आवाज सुन रोहित और रिया ने उसे देखा। रिया बोली, हमें तुमसे कुछ नहीं पूछना है अनोखी। उद्धरण चिन्ह। आप लोग को लगता है मैं झूठ बोलती हूँ ना, और मैं आप लोग के साथ बुरा करने आई हूँ, इसलिए आप दोनों मुझसे बात करना चाहते हो, मुझसे पूछना चाहते हो। उद्धरण चिन्ह। रिया और रोहित एक बार फिर एक दूसरे को चौंक कर देखने लगे। अनोखी ने अपना सर उठाया और उन दोनों से बोली, मैंने उस दिन डाइनिंग टेबल पर आप सबकी बात सुन ली थी। आप सबको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? लेकिन मैं सच ही कह रही हूं, मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं किसी को गुस्सा भी नहीं दिलाऊंगी। बस आप अपने भैया से कह देना वो मेरे साथ ऐसा ना करे। उद्धरण चिन्ह। रिया ने अनोखी का हाथ पकड़कर कहा, भाई दोबारा वैसा नहीं करेंगे अनोखी। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने ये शादी क्यों की है? तुम्हें पता है ऋषभ भाई कौन है? वो सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं है बल्कि एक माफिया है, और वो तुमसे पूरे 10 साल बड़े हैं उम्र में। तुम उन्हें जानती तक नहीं थी, तो फिर तुमने क्यों ये शादी की? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि आलोक अंकल मेरे लिए वो करने वाले हैं जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा अगर मैं उनके बेटे से शादी कर लूंगी तो वो मेरा काम कर देंगे। इसलिए प्लीज आप लोग मुझे घर से मत निकलना। मैं घर के सारे काम कर दूंगी, जैसा आप भैया ने कहा था, मुझे चलेगा। मुझे सारे काम आते हैं घर के। बस बस मुझे घर से मत निकालना, वरना आलोक अंकल मेरा काम नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह।
कैसा क्या काम करने वाले हैं बड़े पापा तुम्हारे लिए? रोहित ने पूछा तो अनोखी खामोश हो गई। उसे खामोश देख रिया ने रोहित के कंधे पर हाथ रख आगे कुछ न पूछने का इशारा किया। तभी एक झाड़ू जाकर सीधे अनोखी की गोद में गिरा। सबने उस दिशा की ओर देखा जहां से झाड़ू आया था तो पीछे सुरेखा हाथ बंधे खड़ी थी। वो अनोखी को घूरते हुए उन सबके पास आकर बोली, जब जेठ जी तेरे लिए काम कर रहे हैं, तू जेठ जी के लिए काम कर रही है, तो उसमें हम सबको क्या फायदा होने वाला है? हमारा तो नुकसान ही होगा ना, मुफ्त की रोटियां जो तोड़ेगी तू। इसलिए जैसा तूने कहा तू घर के सारे काम कर सकती है तो जा शुरू कर काम। उद्धरण चिन्ह। अनोखी एकटक बस सुरेखा को देख रही थी। रोहित खड़े होते हुए बोला, मोम आप क्या कर रही है? उद्धरण चिन्ह। चुप, एकदम चुप। मुझे ये लड़की फूटी आंख नहीं पसंद और तुम दोनों मिलकर इसे बातें कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है और इसकी तरफ से मुझे जवाब दे रहे हो। सुरेखा रोहित की बात बीच में रोकते हुए ऊंची आवाज में बोली। फिर अनोखी को उंगली दिखाकर चिल्लाते हुए कहा, और तू बैठी क्या है, जा जाकर काम कर समझी। उद्धरण चिन्ह। सुरेखा के इस तरह से चिल्लाने पर अनोखी घबरा गई और उस झाड़ू को पकड़ जल्दी जल्दी वहां से जाने लगी। शाम का वक्त अंडस को दादाजी और शोभा घर में आए तो उन्होंने देखा अनोखी घर के काम कर रही थी। ये देख शोभा अनोखी के पास आकर बोली, अनोखी तुम ये काम क्यों कर रही हो? घर के नौकर कहाँ है? लेकिन अनोखी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ी रही। तभी सुरेखा उनके पास आकर बोली, क्योंकि दीदी मैंने कहा है इसे करने के लिए। इसने ही कहा कि इसे घर के सारे काम आते हैं तो बैठे बैठे वह मुफ्त की रोटियां तोड़ने के अलावा ये काम ही कर ले। उद्धरण चिन्ह। सुरेखा ये क्या बोल रही हो तुम, और तुमसे किसने कहा इससे घर का काम करने? घर के सारे नौकर कहाँ गए? दादाजी ने गुस्सा करते हुए कहा तो सुरेखा सर नीचे कर धीमी आवाज में बोली, पापा जी मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रही हूँ। मुझे ये सब ऋषभ ने ही करने के लिए कहा है। इतना बोल उसने अपना फोन उन्हें दिखा दिया जिसमें ऋषभ का मैसेज था। दादाजी और शोभा ने वो मैसेज देखा। ऋषभ ने लिखा था, चाची जी मैं जानता हूँ उस घर में सभी को उससे लड़की पर दया आ रही होगी और मोम तो उसका ध्यान रख रही होगी, लेकिन आप उसका कुछ ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना। जैसा कि मैं बोलकर गया था कि वो ना तो मेरी पत्नी है और ना ही उस घर की बहू, वह सिर्फ नौकरानी है, तो उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव ही होना चाहिए। और अगर दादाजी और मोम आपको रोकेंगे या उस लड़की को रोकेंगे तो उनसे साफ साफ कह देना कि अगर वह नौकरों वाले काम नहीं करेगी तो मारी जाएगी। मैं किसी से भी कहकर उसको मरवा दूंगा और वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी को भी मारना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ का मैसेज पढ़ दादाजी और शोभा दोनों को ही बहुत गुस्सा आया, पर वो दोनों चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऋषभ एक बार जो ठान लेता है वो कर कर ही रहता है। उसने कहा था कि वो अनोखी को चैन से नहीं जीने देगा, तो भले ही वह उसके पास ना हो लेकिन उसकी जिंदगी नर्क बनाने में कमी नहीं रखेगा। और रही बात उसे मारने की, तो ऋषभ ये भी कर सकता है, क्योंकि ऋषभ के दिल में अपने परिवार वालों के अलावा किसी के लिए कोई हमदर्द या कोई दया नहीं है। वो किसी बेगुनाह के जान से जाने पर भी बुरा नहीं फील करता। उसे पछतावा नहीं होता कि इस माफिया की जिंदगी में उसने कभी ना कभी किसी न किसी बेगुनाह की जान जरूर ली होगी। और अनोखी वो तो इस वक्त ऋषभ के गुस्से को सहने के लिए सबसे पहली इंसान है जिसे बर्बाद करने के लिए ऋषभ कुछ भी कर सकता है। फिर जैसे ऋषभ ने कहा वैसे सुरेखा अनोखी के साथ नौकरों वाला बर्ताव करने लगी। अनोखी घर के काम करती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। उसका खाना भी सुरेखा उसके कमरे में ही नौकरों के हाथों भिजवा दिया करती। लेकिन सुरेखा अनोखी को ज्यादा तंग ना करे इस बात का ध्यान दादाजी, शोभा, रोहित, रिया और अजय ये सब रखते, जिससे सुरेखा हर बार गुस्सा हो जाती। लेकिन सुरेखा भले ही अनोखी से घर के और गार्डन के सारे काम करवाती थी, लेकिन वो उसे रसोई में नहीं जाने देती, क्योंकि रसोई में खाना बनाने से शोभा ने उसे मना किया था। शादी के बाद होने वाली पहली रसोई की रस्म अनोखी की अब तक नहीं हुई थी, इसलिए जब तक वो रस्म सही तरीके से हो नहीं जाती अनोखी को रसोई का काम नहीं करने से मनाई थी। वही प्रवीण बारीकी से अनोखी पर नजर रख रहा था।
अनोखी कब क्या कैसे करती थी वो सब देखता और कहीं ना कहीं उसे भी भरोसा होने लगा कि अनोखी कोई बुरी इंसान नहीं है। उसका कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है। इस बीच उसने अनोखी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की भी कोशिश की, पर आलोक ने इतनी टाइट सिक्योरिटी के साथ उसकी इंफॉर्मेशन को हाइड किया था कि चाहकर भी प्रवीण अनोखी के बारे में पता नहीं कर पाया, और यही चिंता उसे खाए जा रही थी। वो घर की और अनोखी की हर एक बात ऋषभ को बताता। घर में अनोखी के लिए सबके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था, ये भी बात ऋषभ को पता थी। इसलिए उसने एक नया फरमान जारी किया। वह था, अनोखी घर में सबको उसी नाम से पुकारेगी जो नाम से घर के नौकर पुकारा करते हैं। दादाजी को तो वो दादाजी ही पुकारती थी, लेकिन शोभा को वह मालकिन, चाचा जी को छोटे मालिक, चाची जी को छोटी मालकिन, रिया को मैम और रोहन और प्रवीण को सर कहकर करती थी। हालांकि सब ने अनोखी को इस बात के लिए मना किया, लेकिन अनोखी ने उनकी बात नहीं मानी और ऋषभ के कहे अनुसार ही रहने लगी। करती इन सब में 3 महीने गुजर गए और गुजरते दिन के साथ साथ अनोखी ने दादाजी, शोभा, अजय, रोहित, रिया, शनाया और प्रवीण के दिल में अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर बना लिया था। रोहित और रिया तो अनोखी के अच्छे दोस्त बन गए थे और वो दोनों अनोखी को प्यार से छोटी सी भाभी कहकर पुकारते, क्योंकि रिश्ते में अनोखी उनकी भाभी है और उम्र में उनसे छोटी, इसलिए उन दोनों ने मिलकर अनोखी को ये एक अनोखा नाम दिया, जिसे पाकर अनोखी भी खुश थी। चैप्टर 12। ऋषभ ने सुरेखा को अनोखी को नौकरों वाले काम करने के लिए कहा और सुरेखा भी अनोखी को तंग करने लगी। पर गुजरे 3 महीने में अनोखी ने सबके दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह बना ली थी और कहीं ना कहीं प्रवीण को भी ऐसा लगने लगा कि अनोखी बुरी नहीं है। सुबह का समय अंडरस्को सुबह के 4 बजे बज रहे थे और शेरगिल मैंशन के किचन से बर्तनों की आवाज आ रही थी। किचन में शोभा और सुरेखा दोनों रेडी होकर कुछ बना रही थी। आज करवा चौथ है, इसलिए शोभा और सुरेखा सरगी की तैयारी कर रही है। सुरेखा ने पूरी तलते हुए कहा, दीदी मैंने आपसे कल रात को कहा था ना कि आपको इतनी जल्दी उठाने जरूरत नहीं है। खाना मैं बना लेती और बनने के बाद आपको बुला लेती, पर आपने मेरी बात नहीं मानी और खामखा तकलीफ हो गई आपको। उद्धरण चिन्ह। शोभा खीर को चलाते हुए मुस्कुराकर बोली, अच्छा, बड़ा प्यार आ रहा है दीदी पर आज, और इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। सिर्फ खीर ही बनाया है मैंने और तूने कुछ भी नहीं करने दिया मुझे। उद्धरण चिन्ह। बातें करते करते उनका सारा खाना बन गया। खाना बन जाने के बाद सुरेखा ने नौकरों से कहकर सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगवाया। तब तक दादाजी, रोहित, रिया, अजय और प्रवीण भी आ गए। वो सब भी सुबह उठकर तैयार हो गए थे। व्रत के लिए नहीं बल्कि सरगी के टेस्टी खाने के लिए। रिया चेयर पर बैठते हुए बोली, आज तो बड़ा मजा आएगा। वैसे तो छोटी माँ के हाथ का खाना हमेशा ही मजेदार लगता है, पर करवा चौथ की सुबह के खाने में कुछ और ही बात है। कहते हुए वो पूरी को हाथ लगते ही वाली थी कि तभी शोभा उसके हाथ पर मारते हुए बोली, हाथ मत लगाना उससे। पहले भगवान को भोग लगाने दो, उसके बाद लेना। वैसे तो तुमसे व्रत नहीं रखा जाता, लेकिन खाना खाने बराबर सुबह जल्दी उठ जाती हो। कहा था ना मैंने कल रात को कि अच्छा पति मिलने के लिए व्रत रख लेना। उद्धरण चिन्ह। अरे मोम, मेरा होने वाला पति कौन है कहाँ है ये नहीं पता, और मैं उसके लिए व्रत रखूं, और रही बात अच्छा पति मिलने की तो वो तो मुझे ऐसे ही मिल जाएगा, उसमें मुझे भूखे रहने की क्या जरूरत, और ये सब मुझसे नहीं होता। रिया मुंह बनाते हुए बोली तो सब हंस दिए। सुरेखा और शोभा दोनों ने मिलकर बनाए हुए सारे खाने को थोड़ा थोड़ा एक प्लेट में निकाल दिया और भगवान के आगे भोग लगाया। तभी दादाजी ने शोभा से कहा, बहू अनोखी कहाँ है? उसका भी तो आज व्रत होगा ना। उद्धरण चिन्ह। अनोखी का नाम सुन शोभा अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, है भगवान, अनोखी को तो मैं भूल ही गई। अनोखी की शादी के बाद ये उसका पहला करवा चौथ है। वो उठी भी होगी या नहीं? मैं कल रात उसे बोलना ही भूल गई पापा। उद्धरण चिन्ह। तो जाओ उसे जल्दी बुला कर लाओ, वरना वक्त निकल जाएगा खाने का और वो बच्ची भूखी रह जाएगी। दादाजी ने कहा तो शोभा जल्दी से अनोखी के कमरे की ओर चली गई। उसने दरवाजा खोला तो सामने अनोखी लाल रंग का सलवार सूट पहने दुपट्टे से घूंघट लिए जमीन पर बैठी थी और उसके सामने खाने की थाली रखी थी। ये देख शोभा चौंक गई।
वहीं अनोखी ने जब शोभा को कमरे में देखा तो उठकर खड़ी हो गई और अपना सर नीचे कर लिया। शोभा ने जमीन से उस प्लेट को उठाया और उसे देखा। उसे देखते ही शोभा के चेहरे पर गुस्सा दिखाने लगा। उसने अनोखी का हाथ पकड़ा और थाली के साथ उसे डाइनिंग एरिया में ले आई। सबने जब शोभा के हाथ में खाने की प्लेट देखी तो वह कंफ्यूज हो गए और शोभा को देखने लगे। शोभा ने उसे प्लेट को डाइनिंग टेबल पर रखा और अनोखी से कठोर लहजे में पूछा, अनोखी क्या है ये? उद्धरण चिन्ह। बाकी सब ने भी थाली में रखे खाने को देखा। रिया हैरानी से बोली, अरे ये तो कल रात का खाना है ना? उद्धरण चिन्ह। कल रात के खाने के प्लेट को वैसा का वैसा ही देख सुरेखा घूरकर अनोखी को देखने लगी। दादाजी ने थोड़े प्यार से पूछा, अनोखी बेटा क्या है ये? कल रात का खाना तुमने क्यों नहीं खाया? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि यह आज सुबह यही खाकर सरगी करने वाली थी। पापा, जब मैं इसके कमरे में गई तो ये जमीन पर बैठी थी और इसके सामने यही थाली रखी थी। शोभा ने हल्की नाराजगी से कहा। मेरी छोटी सी भाभी, कुछ बोलो भी, कोई तुम पर गुस्सा नहीं करेगा। बोल क्यों ये कल रात का खाना अब तक बचा है, और अगर तुम रेडी हो गई थी तो बाहर क्यों नहीं आई? रोहित ने भी अनोखी से पूछा। अनोखी घबराकर हकलाते हुए बोली, वह मैंने कल रात मालकिन और छोटी मालकिन की बात सुनी थी कि आज करवा चौथ है, इसलिए मैंने कल रात खाना नहीं खाया था और सोचा कि सुबह यही खाकर व्रत रख लूंगी। उद्धरण चिन्ह। तो तुझे क्या हम लोग भूखा मारते हैं जो इस तरह से खाना बचा कर रखा है? जताना क्या चाहती है कि तुझे यहाँ पेट भरने के लिए खाना नहीं मिलता? सुरेखा ने तंज कसते हुए कहा तो शोभा उसे घूर कर देखने लगी। फिर शोभा ने अनोखी के सर पर हाथ फेंक कर प्यार से कहा, पर तुमने ऐसा क्यों किया? अनोखी, जब तुम्हें पता था कि आज करवा चौथ है, तुम व्रत भी रखने वाली हो, तुम्हें ये भी पता है कि सुबह सरगी खानी है, फिर भी तुम बाहर हम सबके पास क्यों नहीं आए और यह कल रात का खाना तुम खाने जा रही थी? उद्धरण चिन्ह। वह आपने किसी नौकर से नहीं कहा था कि जो व्रत है वह आप सबके साथ बैठकर सुबह खाएंगे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और सुबह सरगी के लिए खाना बचा लिया। अनोखी की ये मासूम भरी बात सुन वहां बैठे सबका दिल पसीज गया। शोभा ने अनोखी को समझाते हुए कहा, ऋषभ के कह देने भर से तुम इस घर की नौकरानी नहीं बन जाओगी अनोखी। ये बात ऋषभ नहीं बदल सकता कि तुम उसकी पत्नी हो और यह व्रत तुम उसके लिए रख रही हो, इसलिए तुम आज वैसा ही रहोगी और वही करोगी जो इस घर की बहुएं करती है। उद्धरण चिन्ह। उसने अनोखी को चेयर पर बैठा दिया और उसके लिए थाली परोसी। फिर उसने एक थाली सुरेखा के लिए भी बनाए और उसे देते हुए बोली, सुरेखा तुम अनोखी से कुछ नहीं कहोगी? उद्धरण चिन्ह। सुरेखा प्लेट लेते हुए बोली, दीदी आज करवा चौथ है और मेरे लिए भी बहुत बड़ा दिन है, इसलिए आज मैं किसी से कुछ नहीं कहने वाली। आपको जो करना है वह कर लो, पर मैं आज का दिन सुकून से और खुशी खुशी बिताना चाहती हूँ, वरना मेरे चेहरे पर टेंशन की वजह से ब्राइटनेस नहीं रहेगी ना। फ्रिंकल्स दिखने लगेंगे और चेहरा डल दिखने लगेगा और फिर अजय जी के साथ मेरे फोटोस अच्छे नहीं आएंगे। उद्धरण चिन्ह। सुरेखा की बातें सुन अजय ने अपना माथा पीट लिया। वही सब हंस दिए। इसी तरह हंसी खुशी रात हो गई और चांद निकलने का वक्त आ गया। शोभा एक बड़ी सी थाल लिए अनोखी के कमरे में आई। उसने उस थाल को बेड पर रखा और उसके ऊपर थका हुआ लाल कपड़ा हटाया। अनोखी ने देखा थाल में एक लाल रंग की खूबसूरत सी साड़ी, लाल रंग की चूड़ियां, कुछ गहने, सिंदूर और अलता रखा था। शोभा अनोखी को बेड पर बिठाते हुए बोली, अनोखी तुम्हारी घूंघट उठाने की रस्म तो हो नहीं पाई, वरना मैं तुम्हें खुद तैयार करती। लेकिन क्या तुम्हें साड़ी पहनना आती है? उद्धरण चिन्ह। तो अनोखी ने ना में अपना सर हिलाया। शोभा मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ और यह ब्लाउज और पेटीकोट पहनकर बाहर आओ, मैं तुम्हें साड़ी पहना दूंगी। बाकी तुम रेडी हो जाना, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। ठीक है। कहते हुए अनोखी ने ब्लाउज और पेटीकोट लिया और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद शोभा अनोखी को साड़ी पहनाकर खुद रेडी होने अपने कमरे में चली गई। अनोखी ने चूड़ियां पहनी, नेकलेस पहना, इयररिंग्स पहने और कमर में कमरबंद लगाया। फिर उसने पैरों में पायल पहना और अलता लगाया। अलता लगे अनोखी के पैर बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थे।
घूंघट से दिख रहे अपने होठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक लगाए और घूंघट के अंदर से ही मांग में सिंदूर लगा लिया। बस अनोखी इतने से ही श्रृंगार में इतनी सुंदर दिख रही थी कि उसका चेहरा देखे बिना, कोई उसकी तारीफ किए बिना खुद को रोक नहीं पाए। सब टेरेस पर खड़े चांद के आने का इंतजार कर रहे थे, तभी रिया चिल्लाते हुए बोली, अरे देखो चांद निकल आया। मोम, छोटी माँ और मेरी छोटी सी भाभी, अब जल्दी जल्दी आप लोग पूजा कर लो। सुरेखा और शोभा दोनों ने चांद की पूजा की। अनोखी बिल्कुल वैसा ही कर रही थी जैसा वो दोनों कर रहे थे। फिर उन तीनों ने चलनी से चांद को देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। अगले पल अनोखी ने जब अपनी आंखें खोली तो उसके सामने ऋषभ की तस्वीर थी, जिसे वो एकटक देखती ही रह गई। आज पहली बार वह ऋषभ के चेहरे को इतने गौर से देख रही थी। आज से पहले उसे ऋषभ को देखने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन तस्वीर में ही सही वो शांति से एकटक बिना पल के झपकाए ऋषभ के हैंडसम चेहरे को देख पा रही थी और कहीं ना कहीं उसमें होश ही गई थी। रिया, जो ऋषभ की तस्वीर पकड़े अनोखी के सामने खड़ी थी, वह हंसते हुए बोली, ओ मेरी छोटी सी भाभी, अगर तुम्हारा भैया को निहारना हो गया हो तो अपनी पूजा खत्म कर लो, वरना पता चला भूख और कमजोरी के कारण यही बेहोश हो जाओगी। उद्धरण चिन्ह कोलन। रिया के कहने पर अनोखी झेप गई और जल्दी जल्दी पूजा करने लगी। पूजा खत्म कर लेने के बाद सब नीचे चले आए। अनोखी भी अपनी थाली लेकर जाने लगी, तभी उसकी नजर वही रखे ऋषभ की तस्वीर पर चली गई। वह तस्वीर को एक नजर देख जाने लगी, पर उसके कदम वही रुक गए। उसने कुछ सोचा और तस्वीर को भी अपने साथ ले लिया। खाना खाने के बाद रिया और शोभा अनोखी के कमरे में आए। शोभा ने अनोखी से कहा, अनोखी कल सुबह तैयार हो जाना, हमें हॉस्पिटल जाना है। उद्धरण चिन्ह। हॉस्पिटल पर क्यों? मेरे पैर तो ठीक हो गए हैं। अनोखी ने अपने पैरों की ओर इशारा करते हुए पूछा, तो रिया बोली, अरे तुम्हारे जख्म ठीक हुए हैं, लेकिन तुम्हारा जो राइट पर है वह ठीक होना बाकी है। इसलिए कल हम हॉस्पिटल जाएंगे, तुम्हारा प्रॉपर चेकअप होगा और तुम्हारा ट्रीटमेंट भी हम कल से शुरू कर देंगे। फिर तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। तभी अनोखी तुरंत मना करते हुए बोली, नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। मुझे मेरे पैर ठीक नहीं करवाने। उद्धरण चिन्ह। क्या? पर क्यों? शोभा और रिया दोनों ने हैरानी से पूछा। पर अनोखी चुप सी हो गई। शोभा ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, अनोखी तुम्हें क्यों नहीं अपना पैर ठीक करवाना है? अगर तुम जवाब नहीं दोगी तो हम हॉस्पिटल जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। अनोखी ने फिर मना करते हुए कहा, तो रिया बोली, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लगता हॉस्पिटल जाने से और इंजेक्शन से? चिंता मत करो, तुम्हें थोड़ी ना कल इंजेक्शन लगने वाला है। कुछ नहीं होगा और बिल्कुल दर्द भी नहीं होगा, तो मान जाओ। उद्धरण चिन्ह। तभी अनोखी बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है मैम, मुझे डर नहीं लगता, पर मैं अपना इलाज नहीं कर सकती क्योंकि मैंने मन्नत रखी है। उद्धरण चिन्ह। मन्नत? कैसी मन्नत? शोभा आश्चर्य से बोली, तो अनोखी ने धीरे से कहा, मेरी वजह से कोई तकलीफ में है, दर्द में है, इसलिए जब तक उनकी तकलीफ दूर नहीं हो जाएगी मैं भी अपने पैर का इलाज नहीं करूंगी। अगर किसी के दर्द की वजह मैं हूं तो मुझे भी दर्द के साथ ही जीना है, और जब उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी तो मैं भी अपनी तकलीफ दूर कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 13। करवा चौथ का व्रत तोड़ने के बाद अनोखी ऋषभ की तस्वीर लिए अपने कमरे में चली आई, जहां शोभा और रिया ने उससे कहा कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाने वाले हैं उसके पैरों को इलाज करवाने, पर अनोखी ने उन्हें साफ इनकार कर दिया। और जब शोभा ने उसके इनकार की वजह पूछी तो अनोखी ने कहा कि उसने मन्नत मानी है कि जब तक उस इंसान की तकलीफ दूर नहीं होगी जो उसकी वजह से दर्द में है, तब तक वो अपने पैरों का इलाज नहीं करवाएगी। अनोखी की बात सुन रिया और शोभा दोनों एक दूसरे को देखने लगे। शोभा ने अनोखी को समझाते हुए कहा, अनोखी, ऐसा नहीं होता है बेटा। ये गलत है, और कौन है जो तुम्हारी वजह से तकलीफ है? मैं है? तुमने किसे दर्द दिया है? बताओ मुझे, मैं उसका दर्द दूर करने में तुम्हारी मदद करूंगी। उद्धरण चिन्ह। नहीं, आप लोग कुछ नहीं कर सकते और आप लोग मेरी चिंता मत करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। कहीं ये वही काम तो नहीं है जो पापा तुम्हारे लिए करने वाले हैं? रिया ने अनोखी को देखते हुए कहा, तो अनोखी ने अपनी नजरें नीचे कर ली।
वही शोभा सवालिया नजरों से रिया को देखने लगी तो रिया ने उसे बाहर चलने का इशारा किया। उसके बाद वो दोनों वहां से चली गई। रिया और शोभा वहां से दादाजी के कमरे में आए। दादाजी के कमरे में अजय और रोहित पहले से ही थे। कमरे में आने के बाद शोभा ने रिया से पूछा, रिया ये तुम क्या बोल रही थी अनोखी से? तो रिया ने सबको गार्डन वाली बात बता दी जो उसने रोहित के साथ मिलकर अनोखी से बात की थी और जो अनोखी ने बताया था। उद्धरण चिन्ह। हो सकता है उसका कोई परिवार का सदस्य या कोई रिश्तेदार या कोई और बीमार हो जो तकलीफ में हो या किसी चीज की प्रॉब्लम होगी जिसमें भैया उसकी मदद कर रहे होंगे। अजय ने सोचते हुए कहा तो दादाजी बोले, अगर यही सच है तो इसका मतलब तो यही होगा कि आलोक ने इस बच्ची के मजबूरी का फायदा उठाया है। लेकिन क्यों? आलोक को इस शादी से क्या मिलेगा? उद्धरण चिन्ह। ये सब बात को बात है दादाजी, लेकिन छोटी सी भाभी तो ट्रीटमेंट करने से ही मना कर रही है, उसका क्या करेंगे? रोहित ने कहा तो सब चिंता में आ गए। रिया ने शनाया को फोन लगाया और उसे सब बात बताई। कुछ सोचने के बाद शनाया बोली, अगर ट्रीटमेंट थोड़ा लेट होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं हो पाएगी। बस अक्सर जब जन्म से ही किसी की हड्डियों में प्रॉब्लम होती है तो बचपन में ही उसका इलाज कर उसे थेरेपी देकर ठीक कर देते हैं। लेकिन अनोखी 18 हो गई है और आगे वह ट्रीटमेंट करने में और टाइम लेगी, इसलिए उसके पैर को ठीक होने में वक्त लगेगा और उसे दर्द भी होगा। लेकिन अगर वह खुद ही ट्रीटमेंट नहीं करना चाहती है तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इंतजार करते हैं। शनाया की बात खत्म होते ही सब एक दूसरे को देखने लगे। सबसे बात करने के बाद शनाया में फोन साइड में रखा और ऊपर आसमान में आए चांद को देखने लगे। उसकी आंखें नम थी। आज शनाया एक अलग ही रूप में नजर आ रही थी। मांग में सिंदूर, माथे पर लाल रंग की छोटी सी बिंदी, कानों में झुमके, होठों पर लाल लिपस्टिक, आंखों में काजल, गले में मंगलसूत्र, हाथों में लाल रंग की चूड़ियां, पैरों में पायल और लाल रंग की शिफॉन की साड़ी पहने शनाया बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। पर उसकी आंखों में आए नमी को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बात से निराशा है। वो खामोशी से बस चांद को ही देख रही थी कि तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। जान, अगर चांद को इस तरह निहारोगी तो वो चांद शर्माकर बादलों में छिप जाएगा। फिर मेरी बीवी अपना व्रत कैसे तोड़ पाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी का व्रत अधूरा रह जाए। उद्धरण चिन्ह। उस आवाज को सुन शनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके आंखों की नमी आंसू बनकर गालों पर चले आए। उसने धीरे से कहा, तो तुम आ गए प्रवीण। मुझे तो लगा कि मुझे भी फोटो देखकर ही काम चलाना होगा और अपना व्रत तोड़ना होगा। उद्धरण चिन्ह। प्रवीण पीछे से उसे बाहों में भरते हुए बोला, ऐसे कैसे नहीं आता, मैं मेरी बीवी का पहला करवा चौथ है, उसे अधूरा कैसे रहने देता। उद्धरण चिन्ह। फिर प्रवीण ने उसके चेहरे को अपनी ओर किया। प्रवीण ने जब शनाया की नम आंखों को देखा तो उसके होठों की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने शनाया के माथे को चूमते हुए कहा, जान ये क्या, तुम्हारी आंखें नम क्यों है? तुम्हें पता है ना, मुझे तुम ऐसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उद्धरण चिन्ह। शनाया ने उसे देखा और एक झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें तो बहुत कुछ अच्छा नहीं लगता प्रवीण, और आज तक मैं वही तो मानती आ रही हूँ। तुम्हें अच्छा नहीं लगता मेरा मांग में सिंदूर लगाना और गले मंगलसूत्र पहनकर रहना, तभी तो सुहागन होकर भी कुंवारी की तरह रहती हूँ। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हम दोनों का ये रिश्ता सबके सामने आए, तभी तो दुनिया वालों की छोड़ो, मेरे अपने माँ पापा तक को नहीं पता कि उनकी बेटी शादीशुदा है। तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता, तभी तो हफ्ते हो जाते हैं तुम्हें मेरे करीब आए। हमारी शादी को 1 साल हो गए हैं प्रवीण, हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? उद्धरण चिन्ह। प्रवीण ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, जान तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, इतना कि डरता हूँ तुम्हें खोने से। तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरा काम कैसा है। अगर दुश्मनों को पता चल गया कि तुम मेरी कमजोरी हो तो वह मुझे मजबूर कर देंगे तुम्हें नुकसान पहुंचाकर, और वह ऐसा जरूर करेंगे ताकि मेरे जरिए ऋषभ सर को हरा सके। मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई आ जाए। तुम पर एक छोटी सी खरोच देख मैं तड़प जाता हूँ जान, और तुम चाहती हो कि मैं हमारे रिश्ते को सामने लाकर तुम्हें इतने बड़े खतरे में डाल दूं, तो ये मुझसे नहीं होगा। प्लीज समझो मेरी बात को। उद्धरण चिन्ह।
प्रवीण की आवाज में दर्द साफ सुनाई दे रहा था। उसकी पकड़ शनाया पर बहुत मजबूत थी, जैसे शनाया पर खतरे की बात करने से ही वह उसे खोने से डर रहा है। उसके दिल की धड़कनें भी डर की वजह से तेज धड़कने लगी, जिसे शनाया साफ सुन पा रही थी। उसकी हालत को समझ शनाया ने अपना चेहरा उठाकर उसे देखा और अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, अच्छा चलो बातें बाद में होगी, अभी जल्दी से मेरा व्रत तोड़ो। सुबह से भूखी हूं, बहुत जोर से भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। प्रवीण ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर उसके माथे को चूमा और उसे छोड़ दिया। शनाया ने चांद की पूजा की, फिर चलनी से चांद को देखा और फिर प्रवीण को, तो प्रवीण ने उसे देख आंख मार दी, तो शनाया मुस्कुरा दी। प्रवीण ने शनाया को पानी पिलाकर उसका व्रत तोड़ा। फिर उसका हाथ पकड़ उसे टेबल के पास ले आया। टेबल को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, फूलों से और कैंडल से। वहां पर शनाया की फेवरेट डिश भी थी और एक बोतल रेड वाइन की एक बोतल भी रखी थी। प्रवीण ने सबसे पहले शनाया को अपने हाथों से खाना खिलाया और 2 गिलास में रेड वाइन सर्व की। प्रवीण अपने ग्लास को शनाया की ग्लास से टकराते हुए बोला, यह मेरी जान की पहली करवा चौथ के लिए। तो शनाया भी मुस्कुरा दी। दोनों रेड वाइन मजा ले रहे थे। जब शनाया की ग्लास में वाइन खत्म होने वाली थी कि तभी उसे ग्लास में एक रिंग नजर आई, जिसे देख वो हैरानी से प्रवीण को देखने लगी, तो प्रवीण उसे देख स्माइल कर रहा था। प्रवीण ने ग्लास से रिंग निकाली और उसके हाथों में पहनाते हुए बोला, ये तुम्हारा करवा चौथ गिफ्ट। उद्धरण चिन्ह। वो रिंग सिंपल लेकिन बहुत खूबसूरत थी, जिसे पाकर शनाया बहुत खुश हो गई। वह प्रवीण के गले लगकर बोली, आई लव यू प्रवीण। उद्धरण चिन्ह। आई लव यू टू मेरी जान। प्रवीण ने भी उसे कसकर थामते हुए कहा। फिर प्रवीण ने अपने मोबाइल में एक रोमांटिक सॉन्ग लगाया और शनाया के साथ डांस करने लगा। शनाया मुस्कुराते हुए डांस में उसका साथ दे रही थी। उसके चेहरे पर खुशी देख प्रवीण के दिल में सुकून था। उसने शनाया के माथे को चूमकर कहा, बस इसी तरह मुस्कुराते रहा करो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। शनाया भी उसके गाल पर किस करते हुए बोली, और तुम मुझे इसी तरह खुश करते रहो, इसके अलावा मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, और हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी आया करो तुम। इस बार कितने दिन बाद आए हो मुझसे मिलने? अगर करवा चौथ नहीं होता तो नहीं आते ना। उद्धरण चिन्ह। ऐसा नहीं है शनाया, तुम्हें तो पता है ना, सर भी नहीं है यहाँ पर, इसलिए ऑफिस का और घर का सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है, इसलिए वक्त नहीं मिल पाया, उसके लिए सॉरी। प्रवीण ने माफी मांगते हुए कहा, लेकिन फिर एक शरारती अंदाज में शनाया को छेड़ते हुए बोला, लेकिन लगता है कोई मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, इसलिए तो मेरे न आने पर इतनी बेचैनी हो रही थी। कहो तो बेचैनी दूर कर दूं। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल भी नहीं, और तुम इतने दिन बाद आए हो, इसलिए तुम्हारी पनिशमेंट यही है कि आज रात तुम मेरे करीब नहीं आओगे। शनाया ने प्रवीण से कहा और उससे दूर होकर जाने लगी, तो प्रवीण ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लिया और मधोशी से बोला, बिल्कुल भी नहीं। मुझे मेरी बीवी के करीब आने से खुद मेरी बीवी भी नहीं रोक पाएगी, क्योंकि इतने दिनों की दूरी वह और उसका दिल दोनों ही नहीं सह पा रहे और तड़प रहे हैं मेरे करीब आने के लिए। कहते हुए प्रवीण ने अपने होठ शनाया के होंठ पर रख दिए और उसे धीरे धीरे किस करने लगा। शनाया ने भी अपने दोनों हाथ प्रवीण के गले में डाल दिए और उस किस में उसका साथ देने लगी। कुछ देर बाद वह दोनों अलग हुए। दोनों लंबी लंबी सांस लेते हुए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। प्रवीण ने शनाया को अपनी बाहों में उठा लिया और वहां से जाने लगा। शनाया जल्दी से बोली, प्रवीण क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। उद्धरण चिन्ह। कोई नहीं देखेगा, सब सो रहे हैं। कहते हुए प्रवीण सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, तो शनाया ने फुसफुसाते हुए कहा, कम से कम मुझे टेरेस पर से सारा सामान तो हटाने दो। कोई देख लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं होगी, वह सामान वहां से हट जाएगा। बोल प्रवीण शनाया को उसके कमरे में ले आया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। प्रवीण ने शनाया को बेड पर लेटाया और खड़े होकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। वह उसे प्यार से निहारते हुए ही अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। ये देख शनाया ने शर्म से अपना चेहरा फेर लिया, जिसे देख प्रवीण की होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। कुछ पल बाद दोनों के ही कपड़े जमीन पर बिखरे थे और दोनों अपने प्यार के समंदर में डूबने लगे।
चैप्टर 14। शनाया ने प्रवीण से कहा कि वो कब तक ऐसे कुंवारी की तरह रहेगी, जबकि वो उसकी पत्नी है। तो उसने शनाया को समझाया कि वो अपने काम की वजह से चाहकर भी उनके रिश्ते को सामने नहीं ला सकता। वही रिया के गार्डन वाली और अनोखी की मन्नत वाली बात सुन सब और भी परेशान हो गए। तो शनाया ने उन्हें समझाया कि इलाज देर से भी हो सकता है। दूसरी ओर शोभा और रिया के जाने के बाद अनोखी बेड पर ऋषभ के तस्वीर को लिए बैठी थी। उसने तस्वीर को देखते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे और गंदे भी। उस दिन आपने मेरे साथ कितना गंदा व्यवहार किया, इसलिए मैं आपसे गुस्सा हूं। लेकिन फिर भी मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी और हमेशा इस रिश्ते को निभाऊंगी। पता है क्यों? क्योंकि आपके पापा ने कहा था कि अगर मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी तो वह मेरी ख्वाहिश को पूरी कर देंगे, जो मैं हमेशा से चाहती थी। मेरी वह एक ख्वाहिश ही मेरे लिए सब कुछ है। उसे पूरी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, खुद को भी कुर्बान कर सकती हूँ। इसलिए मैं आपकी हर बात मानूंगी, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगी, जो कहेंगे वह करूंगी। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू ऋषभ की तस्वीर पर आ गिरे, जिसे अनोखी ने अपनी उंगलियों से हटा दिया। पेरिस के सबसे मशहूर होटल के प्रेसिडेंशियल सूट के बालकनी में ऋषभ आंखें बंद किए हुए हाथ बंधे खड़ा था। उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी। वो आंखें बंद किए हुए किसी गहरी सोच में घूम था कि तभी एक हवा का झोंका उसके चेहरे को छूकर गुजर और ऋषभ ने अपनी आंखें खोली। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे को हवा में नहीं बल्कि किसी के हाथों ने छुआ हो। उसे यह एहसास बहुत अजीब लगा। उसकी धड़कनें अचानक से ही तेजी से धड़कने लगी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और खुद से कहा, यह मुझे क्या हो रहा है? ये धड़कनें इतना तेज क्यों धड़क रही है? उद्धरण चिन्ह। तभी पेंट के पॉकेट में रखा उसका फोन बजने लगा। उसने फोन निकाला और बिना फोन की स्क्रीन को देखे कॉल पिक कर लिया। सामने से आवाज आई, बॉस वह लोग आ गए। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनते ही ऋषभ की आंखें एकदम कठोर हो गई और उसकी ग्रे पुतलियां खतरनाक तरीके से चमकने लगी। उसने फोन वापस अपने पॉकेट में रखा और चेयर पर रखा अपना लॉन्ग कोट लेकर कमरे से निकल गया। एक सुनसान इलाका जहां आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। रात के 8 बजे बज रहे थे, लेकिन वहां के सन्नाटे को देख ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात हो गई हो। तभी उस सन्नाटे को तोड़ते हुए कुछ कदमों की आवाज आने लगी। कुछ लोग अपने हाथों में बड़े बड़े बॉक्स लिए एक बहुत पुराने गोदाम से बाहर निकल रहे थे। उस डाउन से थोड़ी कदमों की दूरी पर एक बड़ा सा ट्रक खड़ा था और इसी ट्रक में वह लोग इन बॉक्स को रख रहे थे। वह बॉक्स इतने बड़े थे कि उसे उठाने के लिए एक साथ 2 लोगों की जरूरत हो रही थी। उन सभी आदमियों ने हरे रंग की ड्रेस पहनी थी और वहां ऐसे लगभग 30 लोग थे। 2 लोग एक बॉक्स को उस ट्रक की ओर ले जा रहे थे। उनमें से एक आदमी ने कहा, जल्द से जल्द ये ट्रक, ये सारे बॉक्स ट्रक में रखने होंगे, वरना अगर वह फिर से आ गया तो हम सबकी खैर नहीं। उद्धरण चिन्ह। तभी उस दूसरे आदमी ने कहा, हाँ यार, तुम बोल तो सच रहे हो। उसने इन 3 महीनों में बॉस के 2 गोदाम को तबाह कर दिया, जिस वजह से बॉस गुस्से में लगभग पागल ही हो गए हैं और अगर वो यहाँ भी आ गया तो बॉस गुस्से में हम सबको ही गोली से मार देंगे। लेकिन कुछ भी बोलो, वो द 7 रिंग्स का लीडर है, बड़ा शातिर और खतरनाक। तभी तो बॉस के उन दोनों गोदाम को ऐसे साफ किया जैसे वो था ही नहीं और हमारे बॉस कुछ नहीं कर पाए। उद्धरण चिन्ह। तभी पीछे से एक कठोर आवाज आई, तो तुम मेरे पीठ पीछे मेरी तारीफ हो रहे हो? उद्धरण चिन्ह। जब उन दोनों आदमियों ने उसे आवाज को सुना तो उनके चेहरे पर डर से पसीने आने लगे। उन दोनों ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो उनका बॉस हाथ बांधे गुस्से से उन्हें ही घूर रहा था। बॉस, हम दोनों। उन 2 आदमियों ने बस इतना ही कहा था कि तभी उनके हाथ में पकड़े बॉक्स के गिरने की आवाज आए और वह दोनों आदमी जमीन पर गिर गए। उनके सीने से खून निकल रहा था और सामने उनका बॉक्स अपनी गन लिए खड़ा था। उसके गन पर साइलेंसर लगा हुआ था, जिस वजह से गोली चलने की आवाज नहीं आई। उनका बॉस दोनों के पास आया और एक आदमी के सीने पर पैर रखते हुए बोला, मुझे ऐसे कुत्तों की जरूरत नहीं है जो रोटियां तो मेरी दी हुई खाते हैं, लेकिन जब मेरे दुश्मनों को काटने की बारी आती है तब वो दुम दबाकर भाग लेते हैं। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही जगह पर खड़े होकर मेरे ही दुश्मन की तारीफ कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह।
इस वक्त वह आदमी बहुत खतरनाक नजर आ रहा था, जिसे देख वहां खड़े सारे लोग डर गए। उसने चीखते हुए कहा, अब तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्द से जल्द ये सारा बॉक्स ट्रक में डालो और ट्रक को यहां से रवाना करो, वरना जिस तरह से इन दोनों की लाश यहां गिरी है, एक एक कर तुम सबकी भी गिरेगी। उद्धरण चिन्ह। तभी एक आवाज आई, अरे क्या पागल आदमी है ये तो। मतलब अगर अपने सभी आदमियों को ये खुद ही मार देगा तो इसे बचाने कौन आएगा? अकेला लड़ेगा क्या हमसे? उद्धरण चिन्ह। उन सब ने आवाज आने की दिशा की ओर देखा तो एक लगभग 27 साल का लड़का चेहरे पर मास्क लगाए कार की बोनट पर बैठा था और उसी के उम्र की एक लड़की कार की ड्राइविंग सीट पर बैठी थी। उसने भी अपना चेहरा मास्क से कवर किया हुआ था। उन दोनों को वहां देख उन सारे आदमियों के साथ उनका बॉस हैरान हो गया और चौंक भी गया, क्योंकि वह कार वहां कब आई किसी को पता भी नहीं चला। तभी सब में से सबसे पहले उनका बॉस अपने सेंस में वापस आया। उसने अपनी हाथ में पकड़ी गन को उस लड़के की ओर कर गोली चला दी। ये देख वह लड़का तुरंत कार के दूसरी ओर कूद गया और नीचे झुक गया, जिससे वह गोली उसके ऊपर से होकर गुजरी और पीछे दीवार पर जा लगी। गोली चलने पर वो लड़की भी कार से बाहर निकल गई और उस लड़के के बगल में कार के पीछे छुप गई। उस लड़की ने गुस्सा करते हुए कहा, क्या भाई, मतलब हद करते हो आप? आपसे चुप नहीं रहा जाता क्या? क्या जरूरत थी डायलॉग मारने की? अब हम दोनों अकेले क्या करेंगे? बाकी कोई भी आया नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अरे तू चिंता क्यों करती है मेरी बहन, तेरा भाई है ना? तेरा भाई अकेला ही काफी है। उस लड़के ने कहा तो वो लड़की उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अच्छा तो ठीक है, जाए। इतना बोल उसने उसे आगे धकेल दिया। उस लड़के को कार के पीछे से बाहर आता देख ग्रीन कलर के कपड़े पहने सारे आदमियों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली और उस पर गन शॉट करने लगे। लेकिन वह लड़का थी कम चालक नहीं था। उसने भी गुलाटी मारते हुए अपने गन से 2-3 फायरिंग की, जिससे उन आदमियों की फायरिंग धीमी पड़ गई और मौका पाते ही वह दूसरे ट्रक के पीछे छुप गया और उस लड़की को गुस्से से देखने लगा। वही वह लड़की अपने हाथ में पहने स्मार्ट वॉच से किसी को फोन लगा रही थी। फोन पिक होते ही वह लड़की बोली, आपको मेरे जीने मरने से तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन अपने दोस्त से तो होगा ना। इसलिए जानकारी के लिए बता रही हूं, आपके दोस्त ने अपने बड़बोलेपन में फिर गड़बड़ कर दी है, तो अगर हम दोनों की लाश नहीं देखनी है ना तो जल्द से जल्द यहां आ जाए। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल उसने सामने वाले की बात सुने बिना फोन काट दिया और अपनी बंदूक से उन लोगों पर निशाना लगाने लगी। उस फोन को किए हुए अभी कुछ 5 मिनट हुए थे कि वहां पर 2 बाइक और 2 कार आकर रुकी। कार के रुकते ही उसमें से 10-12 ग्रे रंग के कपड़े पहने आदमी बाहर आए, जिनके सीने पर द 7 रिंग्स का लोगो बना था। उन सारे गार्ड्स ने जल्दी से अपनी पोजीशंस ले ली और सिचुएशन को संभालने लगे। वह भले ही 10-12 थे, लेकिन वो 29 लोगों पर भारी पड़ रहे थे। वहीं उन दोनों बाइक पर से 2 लड़के उतरे और उन तीनों ने अपना हेलमेट निकाला। उन दोनों लड़कों ने भी अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुआ था। उनमें से एक लड़का जल्दी से उस लड़की के पास आया जो कार के पीछे छुपी हुई थी और दूसरा लड़का उस लड़के के पास गया जो ट्रक के पीछे छुपा हुआ था। वो लड़का उसके सर पर मारते हुए बोला, एसपी तू कभी नहीं सुधरेगा ना? कहा था ना मैंने कि अभी मत आना यहाँ पर, तो क्यों आया, और वह भी एसवी को साथ लेकर? उद्धरण चिन्ह। यार वीएम, तू मुझे बाद में 10 गालियां सुना देना, पहले हेल्प तो कर। एसपी के इतना कहते हैं वीएम ने गुस्से से उस पर गोली चला दी, जिससे एसपी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। गोली एसपी कंधे के ऊपर से होकर पीछे खड़े आदमी पर जा लगी, जिससे वह आदमी वही ढेर हो गया। एसपी खुशी से वीएम को गले लगाकर बोला, यार मुझे पता था मेरा भाई मुझे कुछ नहीं होने देगा। चल इन सब की बैंड बजाते हैं। उद्धरण चिन्ह। वही एसवी की गन की सारी गोलियां खत्म हो गई थी। उसने गाड़ी से अपना दूसरा गन निकालने के लिए कार का दरवाजा खोला ही था कि तभी 2 लोगों ने आकर उसे पकड़ लिया। एक ने उसके सर पर गन रखते हुए कहा, बस बहुत हो गया। अब अगर तुम में से किसी ने भी गोली चलाई तो मैं इस लड़की के सर में अपने गन की सारी गोलियां डाल दूंगा। उद्धरण चिन्ह। एसवी को गन पॉइंट पर देख एसपी और वीएम दोनों ही सकपका गए।
दोनों ने खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, अगर उसे एक खरोच भी आए ना तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि हम दोनों तुम्हारे साथ क्या करेंगे। उद्धरण चिन्ह। वीएम को देख एसवी खुश होते हुए बोली, अरे वाह, मेरा हीरो आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ हो इसका मतलब एचके भी यही होगा ना? तो वो कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। तभी एसपी ने कहा, बहना जरा पीछे देखना। उद्धरण चिन्ह। एसपी के कहने पर एसवी ने पीछे मुड़कर देखा और उसके साथ ही उन दोनों आदमियों ने भी अपना चेहरा घुमाया कि देखा जिन्होंने एसवी को पकड़ा था। तभी एक जोर की लात एक आदमी के प्राइवेट पार्ट पर आकर लगी, जिससे उस आदमी की चीख निकल गई और उसके हाथ से गन छूकर नीचे गिर गया। एचके ने जल्दी से एसवी को अपनी ओर खींचा और दूसरे आदमी के मुंह पर एक जोरदार किक मारी। वही एचके को देख एसवी की आंखों में चमक आ गई। ऐसे ही एक एक कर उन सब ने हरे रंग के कपड़े पहने आदमियों को मार गिराया। अब वहां पर सिर्फ उनका बॉस बचा था। अपने सारे आदमियों को मरा देख उस बॉस के पसीने छूटने लगे और उसे यहां से भागना ही सही समझा। वो चुपके से उसे ट्रक में बैठा जिसमें उसका माल रखा था और ट्रक स्टार्ट कर दी। ट्रक के स्टार्ट होने की आवाज सुन उन चारों ने मुड़कर पीछे देखा और उसे भागता देख वो उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागे। चैप्टर 15। अनोखी ने ऋषभ की तस्वीर से अपनी शिकायतें की। वही पेरिस में ऋषभ को किसी का फोन आया। एक बंद गोदाम में से कुछ लोग कुछ बॉक्स को ट्रक में भर रहे थे कि तभी वहां पर द सेवन रिंग्स के मेंबर ने आकर उन लोगों और उनके बॉस पर हमला कर दिया, जिससे सभी लोग मारे गए। ये देख बॉस डर गया और ट्रक लेकर वहां से भाग गया। उस ट्रक को जाता देख वो चारों उसके पीछे भागे। वहीं वो बॉस ट्रक को तेज स्पीड से भगा रहा था। तभी उसने देखा सामने एक कार खड़ी थी और कार के सामने आदमी लॉन्ग कोट पहने पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। हेडलाइट ऑन होने की वजह से वो बॉस उस आदमी का चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी और उसका ऑरा इतना खतरनाक था कि बॉस के चेहरे पर डर से पसीने आने लगे। उसने हिम्मत कर ट्रक की स्पीड और बढ़ाई और उस आदमी के पास आने लगा कि अगले ही उस आदमी ने अपने जेब से गन निकला और ट्रक के टायर पर फायर कर दिया, जिससे ट्रक लड़खड़ाते हुए उस आदमी के साइड में दीवार से जा टकराए। वह ट्रक उस आदमी के एकदम पास से होकर गुजरी थी, लेकिन वो ना तो डर और ना ही टस से मज हुआ। वही वो चारों जब भागते हुए वहां आए तो उस ट्रक की हालत और उस आदमी को वहां खड़े देख खुश होते हुए बोले, द लूसिफर इज हियर। कुछ देर बाद वो बॉस जख्मी हालत में उस गोदाम के अंदर एक चेयर पर बैठा था। उसके सामने लूसिफर खड़ा था और उसके पीछे वो चारों एक लाइन में खड़े थे। वही उनके सारे बॉडीगार्ड्स ने उनको घेर रखा था। लूसिफर ने आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगा चार्ल्स कि तुम मुझसे बच सकते हो? वैसे एसपी ने गलत नहीं कहा था, तुम हो ही बेवकूफ जो ये सोच लिया। लेकिन अब जब सच से तुम्हारा सामना हो ही गया है तो कैसा लग रहा है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। तुम चाहते क्या हो लूसिफर? क्यों मेरे साथ ऐसा किया? मैंने तो कभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा था, तो तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो? बॉस ने धीमी आवाज में पूछा। जख्मों के दर्द की वजह से उससे बोलते नहीं बन रहा था। हम्मा तो तुम्हें जानना है कि मैं तुम्हें क्यों बर्बाद कर रहा हूं। क्या कहते हो तुम सब, क्या मैं इसे बता दूं? कहते हुए लूसिफर ने पीछे मुड़कर उन चारों को देखा तो उन चारों में से सबसे पहले एसपी ने कहा, लूसिफर वैसे भी यह करने वाला है और मरने से पहले इसका जानना जरूरी है कि यह क्यों मर रहा है, वरना कहीं इसकी आत्मा हमें ना कर परेशान करने लगे। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। ये बोल लूसिफर ने अपना एक पैर चेयर पर रखा और चार्ल्स की तरफ झुकते हुए बोला, 5 साल पहले क्रिसमस की वह रात तो याद है ना तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। ऋषभ के कहने पर चार्ल्स सोचने लगा और जब उसे याद आया कि ऋषभ किस बारे में बात कर रहा है तो उसकी आंखें हैरानी से और डर से बड़ी हो गई। उसने हकलाते हुए कहा, तुम इसलिए ये सब कर रहे हो? पर तो तुम्हारा उससे क्या लेना देना? उद्धरण चिन्ह। तो लूसिफर उसके मुंह में अपनी गन को ठूसते हुए बोला, मेरा उससे क्या लेना देना है ये तुझे जानने की जरूरत नहीं है। तू बस इतना जान कि तेरे साथ जो होने वाला है वो उसकी ही वजह से होगा और अब तू यही सोच रहा होगा ना कि तूने वह किया तो आखिर क्यों किया। लेकिन ये सब सोचने का वक्त गया चार्ल्स, क्योंकि वो तू कर चुका है और उसकी सजा है तेरी मौत। उद्धरण चिन्ह।
फिर उसने वीएम की ओर देखा तो वीएम ने अपने आस्तीन में से एक सर्जिकल नाइफ निकाली और मुस्कुराते हुए और आंखों में चमक लिए चार्ल्स के पास आया। वह उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर एक सहानुभूति के साथ बोला, वैसे अगर मैं चाहता तो तुझे आसान मौत दे सकता था, लेकिन तू उस मौत के लायक नहीं है, इसलिए मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, तो तू तड़प। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर इस तड़प में तेरी चीख मुंह से बाहर निकली तो ये जो गन तेरे मुंह में ठूसी गई है वो चल जाएगी, और जो मौत तुझे कुछ देर बाद आनी है तभी ही आ जाएगी। कहते हुए वीएम ने चार्ल्स की सारी उंगलियां काट दी। दर्द की वजह से चार्ल्स की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह चीखने ही वाला था कि वीएम ने उसे घूर कर देखा, जिससे उसने अपनी आवाज को अपने अंदर ही दबा लिया। तभी लूसीफर ने उसके मुंह से गन निकाला और गन को वीएम को दे दिया और खुद उसके हाथ से वह नाइफ लेकर चार्ल्स को घूरने लगा। लूसीफर की नजरें इतनी खतरनाक और गहरी थी कि चार्ल्स को लगा जैसे वह उसके आंखों के तपिश से मर जाएगा। अपनी मौत को सोच चार्ल्स की आंखें डर से फैल गई और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। लूसीफर आगे क्या करने वाला है, इस बात को भांपकर एसपी ने एसवी को गले से लगाया और उसका चेहरा अपने सीने में छुपा लिया जिससे एसवी देख ना पाए। अगले ही पल लूसीफर ने नाइफ को सीधा चार्ल्स गले में घुसा दिया और चीरते हुए उसे नीचे ले आया। चार्ल्स के शरीर में नाइफ घुसते ही खून एक फौहार सीधे लूसीफर और वीएम के चेहरे पर आकर पड़ी, पर उन दोनों के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। आंखों में था तो बस गुस्सा और नफरत। चार्ल्स का शरीर इस समय इतना भयानक नजर आ रहा था कि उसे देख एक पल के लिए एसपी और एचके की आंखों में भी डर उतर आया। लूसीफर चार्ल्स को नफरत से देखते हुए अपनी खतरनाक आवाज में बोला, चिंता मत कर, उस रात तू अकेला नहीं था तो हिल हिल तू अकेला नहीं रहेगा। मैं एक एक कर तेरे दोस्तों को तेरे पास भेजूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद लूसीफर ने एचके को देखकर कहा, एचके लाश का क्या करना है ये तुम्हें पता है। सारी जगह साफ कर दो और उस ट्रक को हमारे बेस पर ले आओ। इतना बोल लूसीफर वहां से चला गया और उसके पीछे वीएम भी चला गया। ऋषभ अपने रूम में बार काउंटर पर बैठा वाइन पी रहा था, तभी वहां पर 4 लोग आए। ऋषभ ने एक एक कर सब पर अपनी नजर डाली, वह चारों कोई और नहीं बल्कि द 7 रिंग्स के मेंबर्स थे। द 7 रिंग्स को ऋषभ ने 4 साल पहले बनाया था। इस गैंग के 6 मेंबर्स उसके दोस्त और उसका भाई ही है। गैंग का पहला मेंबर एसपी मतलब शिवाय परिमल, गैंग का सबसे बातूनी लड़का, जिसकी उम्र रोहित के जितने ही है, 26 साल, और रोहित इनका बेस्ट फ्रेंड है। दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं तब घर में शरारतों का भंडार लग जाया करता है। गैंग की दूसरी मेंबर एसपी मतलब शिविका परिमल। ये शिवाय की ट्विंस सिस्टर है। ट्विंस होने की वजह से शिविका ने जिद करके खुद को इस गैंग में शामिल करवाया। शिवाय और शिविका के पिता गुजरात में एक छोटा सा ज्वेलरी शॉप चलाते थे, पर इन दोनों ने अपनी मेहनत से उस शॉप को इंडिया के टॉप ज्वेलरी शोरूम में बदल दिया। गैंग का तीसरा मेंबर वीएम मतलब विक्रम मल्होत्रा, 28 साल की उम्र और लंदन का टॉप रियल एस्टेट बिजनेसमैन। ऋषभ के बाद अगर स्मार्टनेस में किसी का नाम आता है तो वह है विक्रम का। विक्रम ऋषभ का बेस्ट फ्रेंड होने के नाते उसके मन की बातों को बखूबी जान जाता था। गैंग का चौथा मेंबर हार्दिक खुराना यानी कि एचके। हार्दिक प्रवीण का बेस्ट फ्रेंड और उसी के हम उम्र का था, और शायद यही वजह है कि कहीं ना कहीं वो भी प्रवीण की तरह ऋषभ की रिस्पेक्ट करता है। इसलिए दोस्त होने के बाद भी उसने ऋषभ के साथ कभी कोई मजाक नहीं किया। हार्दिक का स्वभाव बहुत ही सिंपल और गंभीर था। गैंग का पांचवा मेंबर पीके और कोई नहीं बल्कि प्रवीण ही है। ऋषभ के असिस्टेंट के साथ साथ उसने ऋषभ का साथ इस गैंग को चलाने में भी दिया, और गैंग का छठा मेंबर है रोहित शेरगिल यानी के एसआर। रोहित ऋषभ के साथ इस गैंग में शामिल है, ये बात घर में किसी को नहीं पता। ऋषभ ने रोहित को भले ही उसकी इस माफिया वाली दुनिया में शामिल होने की इजाजत दी, लेकिन उसने इस बात का बखूबी ध्यान रखा कि यह बात घर में किसी को पता ना चले। दुनिया वालों को ये तो पता है कि ऋषभ एक माफिया किंग है, लेकिन असल में ऋषभ क्या काम करता है, किसके साथ काम करता है और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसकी क्या पहचान है, इस बात की किसी को खबर नहीं है, और ना ही आज तक किसी ने इस बात का पता लगा पाया है। फिर चाहे वह पुलिस हो या अंडरवर्ल्ड के दूसरे गैंग ही क्यों ना हो, ऋषभ तक कोई नहीं पहुंच पाया।
वह चारों जब ऋषभ के कमरे में आए तो उन्होंने देखा ऋषभ वाइन पीते हुए बड़े गौर से टीवी को निहार रहा था। टीवी पर न्यूज चल रही थी, जिसमें रिपोर्टर कह रही थी, अभी अभी पेरिस के होम में मिनिस्टर के घर में हमें होम मिनिस्टर चार्ल्स की लाश मिली है। चार्ल्स के दोनों हाथों में, पैरों में, माथे पर, गले में और पेट पर स्टील की बेल्ट बंधी हुई है जो किसी रिंग की तरह नजर आ रही है और हर एक रिंग पर नंबर लिखे हुए हैं और ये कुल 7 रिंग्स है। सूत्रों से पता चल रहा है कि यह काम भी शायद द 7 रिंग्स का ही है। हमें चार्ल्स की लाश के साथ साथ उनके किए गए गुनाहों और काले कामों के सबूत भी मिले हैं। द 7 रिंग्स ने चार्ल्स को इतनी भयानक मौत दी जिसे देख किसी की भी रूह कांप जाए। पर सवाल यह उठता है कि द 7 रिंग्स ये कर क्यों रही है और कौन है द 7 रिंग्स गैंग के पीछे? क्या कभी यह राज खुलेगा? क्या पुलिस इस बारे में पता लगा पाएगी? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। उद्धरण चिन्ह। उस न्यूज को सुन उन चारों के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। विक्रम सोफे पर बैठते हुए ऋषभ से बोला, चार्ल्स का काम तो तमाम कर दिया, अब आगे क्या करना है ऋषभ? उद्धरण चिन्ह। तभी शिवाय एप्पल खाते हुए बोला, करना क्या है, इंडिया चलना है और क्या? उद्धरण चिन्ह। लेकिन शायद ऋषभ कुछ और सोच रहा है। उसका प्लान आई थिंक बदल रहा है। क्यों ऋषभ? कहते हुए हार्दिक ने ऋषभ को देखा, लेकिन ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी बातें सुन शिविका बोली, क्या कोई मुझे बताया कि एग्जैक्टली प्लान क्या है? पहले वाला ही है या ऋषभ भाई ने कोई नया प्लान बना लिया? उसके पूछने पर उन तीनों ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तभी ऋषभ अपने हाथ में पकड़े वाइन की ग्लास को घुमाते हुए बोला, हम अभी इंडिया नहीं जाएंगे। यहाँ पर सारा काम एक बार में खत्म करेंगे और उसके बाद ही हम यहाँ से निकलेंगे। उद्धरण चिन्ह। लेकिन पहले प्लान तो सिर्फ चार्ल्स को रास्ते से हटाने का था और उसके बाद हम वापस जाने वाले थे। तो अब क्यों? विक्रम ने पूछा। क्योंकि मैं कह रहा हूं। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? कहते हुए ऋषभ ने सबको अपनी कठोर नजरों से घूरा तो सब ने जल्दी से ना में अपना सर हिला दिया। तभी शिवाय हंसते हुए बोला, हम लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी ऋषभ? तेरे प्लान हमेशा अनोखे होते हैं, जो आज तक कभी फेल नहीं हुए। उद्धरण चिन्ह। वैसे अनोखे से याद आया, तेरी जिस लड़की से शादी हुई है उसका नाम अनोखी है ना? विक्रम ने कुछ सोचते हुए कहा। अनोखी का नाम सुन वाइन पी रहे ऋषभ के हाथ रख गए और उसकी आंखों के सामने वो रात का नजर आ गया। अनोखी की मीठी आवाज उसके कानों में सुनाई देने लगी। ऋषभ उन सब में 2 पल के लिए कहीं खोसा गया। चैप्टर 16। ऋषभ ने लूसिफर बनकर और अपने द 7 रिंग्स के मेंबर के साथ मिलकर पेरिस में मिनिस्टर का कत्ल कर दिया। जब उनके दोस्तों ने इंडिया वापस जाने की बात की तो ऋषभ ने मना कर दिया। जब उसके दोस्त ने बातों ही बातों में अनोखी के बारे में पूछा तो अनोखी का नाम सुन ऋषभ अनोखी की याद में कहीं खोसा गया। वह चारों एक टक ऋषभ को देख रहे थे। जब ऋषभ को अपने ऊपर उन चारों की नजरें महसूस हुई तो वो अपने सेंस में आया और उन चारों को घूरते हुए बोला, तुम सबको जो जानना था वो जान लिया है। अब निकलो मेरे कमरे से और बस इतना याद रखो कि हमारा यहाँ रुकने का टाइम चेंज हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं बदलेगा प्लान में। इतना बोल ऋषभ अपने बेडरूम में चला गया। वही विक्रम उसे गहरी नजरों से देख रहा था। वो तिरछा मुस्कुरा कर बोला, प्लान बदले या ना बदले, लेकिन कुछ तो है जो बदल रहा है। कहते हुए उसने हार्दिक की ओर देखा तो वो भी उसे देख मुस्कुरा दिया। वहीं शिवाय और शिविका उन दोनों को कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ देख रहे थे तो विक्रम वहां से जाते हुए बोला, तुम दोनों को समझने का मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए तुम दोनों सस्पेंस में ही रहो। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ फ्रेश होने के बाद अपने बेड पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे रह रहकर अनोखी के साथ बिताए उसके वह कुछ पल याद आ रहे थे। वह नशे की हालत में जब अनोखी के रूम में गया था तो अनोखी को सुकून से सोता देख ऋषभ के दिल में भी कहीं सुकून उतर आया था। घूंघट में झांक रहे अनोखी के सुर्ख गुलाबी हॉट ऋषभ को खुद की ओर आकर्षित कर रहे थे, जिसके मुंह में आकर ऋषभ भी खुद उसकी ओर खींचा चला जा रहा था और अनजाने में ही वह अनोखी को किस करने के लिए झुकने लगा, लेकिन अनोखी की नींद खुल जाने की वजह से वह अपने होश में आया। वरना शायद वो गुस्ताखी कर बैठता।
यही सब सोचकर जब उससे रहा नहीं गया तो वो उठा और कपबोर्ड की ओर चला गया। उसने कपबोर्ड के ड्रॉ में से एक छोटा सा पेपर बैग निकाला। उसने उस पेपर बैग को 2 पल देखा और फिर अंदर रखी चीज निकाली। यह अनोखी का वही दुपट्टा था जो उस रात ऋषभ के कमरे में छूट गया था। ऋषभ दुपट्टे को लिए बेड पर लेट गया और दुपट्टे को देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा दुपट्टा अपने साथ क्यों ले आया हूं। लेकिन इतना जरूर पता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूं और शायद इसलिए ही ये दुपट्टा मेरे साथ आया है, ताकि मैं अपने मकसद में, अपने काम में यह ना भूल जाऊं कि तुम मेरे घर में मेरे परिवार के साथ रह रही हो और मुझे तुम्हें बर्बाद करना है। अभी तो मैं इंडिया वापस नहीं आ रहा हूं, इसलिए सुकून से जी लो, लेकिन जब मैं इंडिया वापस आऊंगा तब से तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। ऐसे ही खुद से बातें करते हुए ऋषभ न जाने कब सो गया। अनोखी का दुपट्टा अभी भी उसके हाथ में था और खिड़की से आ रही हवा की वजह से उसके चेहरे पर उड़ रहा था। वही दुपट्टे से आ रही है अनोखी की धीमी धीमी खुशबू में ऋषभ सुकून से सो रहा था। लेकिन क्या ऋषभ का ये सुकून जिंदगी भर के लिए है या फिर वो अपने गुस्से और नफरत में खुद ही इस सुकून को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा, ये तो वक्त ही बतागा। 18 महीने बाद वक्त ने तेज रफ्तार पकड़ी और अनोखी को शेरगिल मेंशन में रहते और ऋषभ को फ्रांस गए हुए पूरे 18 महीने हो गए। इन 18 महीनों में ऋषभ कहीं गायब सा हो गया था। उसकी घर पर किसी से एक बार भी बात नहीं हुई, लेकिन सबको ये पता था कि ऋषभ सही सलामत है। वही अनोखी वह शेरगिल मेंशन में परिवार की सदस्य बन चुकी थी। सुरेखा ने उसे बहुत परेशान किया, उसे टॉर्चर किया। कभी उसका हाथ जला देती, तो कभी उसके खाने में मिर्च ज्यादा डाल देती, तो कभी उसे फर्श पर सुलाती, पर अनोखी वो सब कुछ चुपचाप रहती जा रही थी, बिना कोई शिकायत किए। उसकी यही मासूमियत, यही सादापन, यही भोलापन कहीं ना कहीं सुरेखा को भी भा रहा था। इसलिए उसका अनोखी को परेशान करना कम हो गया। जहां सुरेखा बात बात पर अनोखी को ताना दिया करती थी, वही वो सीधे मुंह तो नहीं लेकिन ताने देना बंद कर दी थी और अनोखी और घरवाले इसी में खुश थे। इस बीच दादाजी, शोभा और रिया ने बहुत बार अनोखी को ट्रीटमेंट करवाने के लिए मनाया, लेकिन अनोखी ने साफ मना कर दिया। वही शनाया और प्रवीण का रिश्ता अभी भी सबसे छुपा हुआ था, लेकिन वक्त के साथ साथ उनका प्यार गहरा होता जा रहा था। शनाया के शिकायत करने के बाद वो उससे ज्यादा मिलने आने लगा। पर एक चीज थी जो नहीं बदला था, वो था अनोखी का घूंघट में रहना। वो अभी भी हमेशा घूंघट में ही रहती। उसके पास अभी ऋषभ की वो तस्वीर थी जो उसने करवा चौथ के वक्त छत से ले लिया था। अनोखी जब भी किसी बात पर परेशान होती, गुस्सा होती, या उसे अपने मन की बात जुबा पर लानी होती, तो वो अक्सर ऋषभ की तस्वीर को ही देख बातें किया करती थी। सुबह का वक्त घर के सभी लोग रिया के कमरे के बाहर परेशान खड़े थे। रोहित ने प्रिया के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए कहा, अरे रिया क्यों भाव खा रही है? खोलना दरवाजा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन रिया ने दरवाजा नहीं खोला तो शनाया बोली, रोहित रुको, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, कर लो। ये बोल रोहित पीछे हट गया। शनाया ने दरवाजा खटखटाया और प्यार से बोली, रिया प्लीज दरवाजा खोलो ना। देखो मैं रात 12 भी आई थी तुम्हें विश करने, लेकिन तब भी तुमने दरवाजा नहीं खोला था और अभी तुम दरवाजा नहीं खोल रही हो। क्या चाहती हो मैं फिर से चली जाऊं? उद्धरण चिन्ह। लेकिन शनाया के इतना कहने पर भी रिया ने दरवाजा नहीं खोला और ना ही अंदर से उसकी कोई आवाज आई। शनाया रोनी सी सूरत बनाकर सबको दिखने लगी। प्रवीण उसे ऐसे देख मुस्कुरा दिया तो शनाया उसे घूर कर देखने लगी। सुरेखा ने कहा, अब क्या करेंगे दीदी, ये तो गुस्सा होकर बैठ गई है। अब इसकी जिद कैसे पूरी करें? ऋषभ से तो बात किए हमें लगभग 1.5 साल हो गया है, तो अब कहां से बात करें? उद्धरण चिन्ह। शोभा ने प्रवीण से कहा, प्रवीण तुम्हारी ऋषभ से बात नहीं हुई है क्या? उससे कहो अब घर वापस आ जाए। उद्धरण चिन्ह। शोभा माँ, मेरी सर से बात तो हुई थी, पर वह कब आएंगे इस बारे में कोई बात नहीं हुई और फिलहाल 1 हफ्ते से तो उनका फोन भी नहीं आया मुझे। प्रवीण ने कहा तो सब निराश हो गए। तभी रोहित बोला, अब तो एक ही रास्ता है इसको कमरे से बाहर निकलने का। अब वह एक ही है जो हमारी मदद कर सकती है।
उद्धरण चिन्ह। कौन? सबने एक साथ पूछा तो रोहित बोला, और कौन? हमारी छोटी सी भाभी। रिया उसकी बात जरूर मानेगी। रुको, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल रोहित अनोखी के कमरे में चला गया। उसने कमरे में देखा अनोखी वहां नहीं थी तो वह बाहर गार्डन की ओर चला गया। अनोखी गार्डन में फूलों को पानी दे रही थी। रोहित उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, अरे छोटी सी भाभी, फूलों की प्यास बाद में बुझाना, पहले हम सबकी मदद करो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन हुआ क्या है सर? अनोखी ने पूछा तो रोहित उसे रिया के कमरे की ओर ले जाते हुए बोला, अरे आज रिया का बर्थडे है। उसका बर्थडे 4 साल में एक बार आता है, 29 फरवरी को, और ऋषभ भाई यहाँ नहीं है इसलिए वह गुस्सा हो गई है। हर साल उसके बर्थडे पर ऋषभ भाई उसके साथ रहते हैं और सबसे पहले विश करते हैं। पर इस बार ऋषभ भाई ना तो आए और ना ही उन्होंने फोन किया, इसलिए वो जिद करके बैठी है कि जब तक ऋषभ भाई आकर उसे विश नहीं करेंगे वह ना तो कमरे से बाहर निकलेगी और ना ही किसी से बात करेगी। उद्धरण चिन्ह। अनोखी को बताते हुए वह रिया के कमरे तक पहुंच गया। वही रोहित के मुंह से ऋषभ का नाम सुन अनोखी को धड़कने अचानक ही तेज धड़कने लगी। उसे ऋषभ की आवाज, उसकी बातें, उसका उसके प्रति व्यवहार सब याद आने लगा। जब रोहित उसे लेकर रिया के कमरे के बाहर आकर रुका तब वो अपने होश में आई। अनोखी ने देखा रिया के कमरे के बाहर दादाजी, शोभा, सुरेखा, अजय, प्रवीण और शनाया सब खड़े थे। अनोखी ने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन अगर मैम आप सबकी बात नहीं मान रही है तो वह मेरी बात क्यों सुनेंगे? उद्धरण चिन्ह। अरे क्योंकि तुम छोटी सी भाभी हो ना, और वह अपनी छोटी सी भाभी को बहुत प्यार करती है, इसलिए वह तुम्हें निराश नहीं करेगी। अब चलो जल्दी से उसे बाहर निकालो। अगर तुमने ये काम कर दिया ना तो मैं तुम्हें बड़ी सी चॉकलेट ला कर दूंगा। रोहित ने उसे पुचकारते हुए कहा तो अनोखी मुंह बनाते हुए बोली, मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूं जो आप मुझे चॉकलेट का लालच दे रहे हो? अगर मेरे कहने पर वो बाहर आएंगी तो मैं ऐसे ही भुला दूंगी। आपको मुझे लालच देने की जरूरत नहीं है। कहते हुए उसने मुंह फेर लिया तो रोहित हंस पड़ा। अनोखी रिया के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए धीरे से बोली, मैम प्लीज बाहर आ जाए। उद्धरण चिन्ह। अनोखी की आवाज इतनी धीमी थी कि शायद ही किसी को सुनाई दी होगी। प्रवीण ने अनोखी से कहा, वाह कितना जोर से कहा है तुमने अनोखी। अच्छा हुआ तुमने कहने में और जोर नहीं लगाया, वरना तो हम लोगों के कान के पर्दे ही पड़ जाते। उद्धरण चिन्ह। प्रवीण के मजाक करने पर सब मुस्कुराकर अनोखी को देखने लगे। अनोखी ने इस बार थोड़ी तेज आवाज में कहा, रिया मैम प्लीज दरवाजा खोलो ना। यहाँ सब बाहर परेशान खड़े हैं। सबको आपको विश करना है और मुझे भी अभी पता चला है कि आपका बर्थडे है। मुझे भी आपको विश करना है, प्लीज बाहर आ जाओ ना। मैं तो पहली बार आपको विश करने वाली हूँ, मेरे बात मान लो प्लीज। उद्धरण चिन्ह। अनोखी की आवाज इतनी मीठी थी, उसकी मिश्री जैसी बातें सुन वहां खड़े सबके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन अनोखी की बात खत्म होने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुला, जिसे देख अनोखी का चेहरा मुरझा गया और उसने अपना सर नीचे कर लिया। अगले ही पल दरवाजा अंदर से खुला और सबके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अनोखी ने नजरें उठाकर सामने देखा, रिया अपने हाथ बांधे उसे घूर रही थी। उसने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा तो अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी? ये गलत बात है हाँ। उद्धरण चिन्ह। अनोखी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बर्थडे के दिन गुस्सा क्यों हो रही हो? इस बात के लिए आप मुझे कल डांट लेना, लेकिन आज अपना मूड खराब मत करो। उद्धरण चिन्ह। फाइन, मैं मान लेती हूँ तुम्हारी बात। नहीं होती हूँ गुस्सा मेरी छोटी सी भाभी। अब चलो जल्दी विश करो मुझे। रिया ने अनोखी के गाल खींचते हुए कहा। मैं कैसे विश करूं, पहले तो दादाजी करेंगे ना। अनोखी ने कहा तो रिया ने अपने माथे पर हाथ मार लिया और जल्दी से दादाजी के पास गई और उनके पैरों को छू लिया। दादाजी ने उसके सर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद दिया और बर्थडे विश किया। एक एक कर रिया ने शोभा, अजय और सुरेखा के भी पैर छुए। उसके बाद रोहित, शनाया और प्रवीण ने भी उसे बर्थडे विश किया। आखिर में वह अनोखी के सामने आई। अनोखी ने उससे कहा, हैप्पी बर्थडे रिया मैम, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान करे आपके दिल की सारी विश पूरी हो जाए। उद्धरण चिन्ह।
रिया अनोखी के गले लगकर बोली, थैंक यू, लेकिन आज के दिन तो कम से कम मुझे मैम मत बुलाओ, और आज ही क्यों, मैं तो चाहती हूँ तुम मुझे कभी ना बुलाओ। मैं भाई से बात कर लूंगी इस बारे में। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 17। ऋषभ को गए हुए पूरे 18 महीने गुजर गए थे। इन महीनों में अनोखी ने लगभग सबके दिल में अपनी जगह बना ली थी। वही अपने बर्थडे के दिन ऋषभ के ना आने पर रिया गुस्सा हो गई और कमरा बंद कर बैठ गई। रोहित के कहने पर अनोखी ने रिया को मनाया तो उसने दरवाजा खोल दिया। फिर सबने उसे विश किया और अनोखी के मैम कहने पर रिया ने कहा कि वो उसे मैम ना बुलाए, ऋषभ से वो बात कर लेगी। आप मेरी बात छोड़िए ना, आज मेरा दिन नहीं है, इसलिए मेरे बारे में बात नहीं होगी। आज आपका दिन है, तो बताए आपके लिए क्या स्पेशल करना है। अनोखी ने रिया की बात को टालते हुए कहा। रिया पहले तो थोड़ी नाराज हो गई और फिर उससे बोली, नहीं, कुछ स्पेशल नहीं होगा। मैंने तुम्हारे कहने पर दरवाजा खोला, इसका मतलब यह नहीं कि मैं नाराज नहीं हूं। मैं अभी भी गुस्सा हूं भाई से, और मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करने वाली। उद्धरण चिन्ह। तभी प्रवीण के फोन पर मैसेज का नोटिफिकेशन आया। प्रवीण ने उस मैसेज को पढ़ा और खुश होते हुए रिया से बोला, रिया, तुम्हें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, देखो तुम्हारे भाई का मैसेज आया है। सर ने लिखा है रिया को कहना कि बर्थडे वाले दिन नाराज होकर कमरे में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर जाकर एंजॉय करे दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं शाम तक आ जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ का मैसेज सुन रिया खुशी से उछल पड़ी और चिल्लाते हुए बोली, यस, फाइनली भाई घर वापस आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। वही ऋषभ के वापस आने की बात सुन घर के बाकी सब भी खुश हो गए। लेकिन अनोखी, उसके चेहरे को तो देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांप सूंघ लिया हो। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने एक नजर सबको देखा। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, खुशी थी, और सब अपने में ही मगन ऋषभ के आने की बातें कर रहे थे। ये देख अनोखी धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेते हुए वहां से चली गई। वह अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर दरवाजे से टिकर जमीन पर बैठ गई। उसे अपनी शादी का दिन, गृह प्रवेश और ऋषभ की जबरदस्ती याद सब आने लगी। ऋषभ के ना होने पर वह इन सब बातों को कहीं ना कहीं भूल जाती थी। लेकिन ऋषभ के वापस आने की बात सुन ऋषभ का डर उसमें फिर बैठने लगा। उसने कांपती आवाज में खुद से कहा, वह वापस आ रहे हैं। वह मुझसे नफरत करते हैं। अगर उनके मन में अभी भी मेरे लिए उतना ही नफरत रहा तो वह आने के बाद मेरे साथ क्या करेंगे। नहीं, मैं उनके सामने ही नहीं जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। शाम का वक्त अंडरस्को। पूरा दिन सबका ऋषभ की बातें करने में ही निकल गया। अनोखी सबके साथ थी तो, लेकिन वह खामोश थी। लेकिन फिर भी उसने अपनी हरकतों से किसी को ये पता नहीं होने दिया कि ऋषभ के वापस आने से वह डर रही है। रोहित ने घर में रिया के बर्थडे के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी थी जिसमें सिर्फ घर वाले और दोस्त ही शामिल होने वाले थे। रिया हाथों में 2 ड्रेस लिए शोभा के कमरे में दाखिल हुई और उसे वह दोनों ड्रेस दिखाते हुए बोली, मॉम बताओ ना आज की पार्टी के लिए मैं क्या पहनूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। शोभा ने एक नजर दोनों ड्रेस को देखा और फिर बोली, दोनों में से एक भी अच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। क्या एक भी अच्छा नहीं है? मोम, मुझे मेरे सारे कपड़ों में से ये 2 ड्रेस सी अच्छी लगी थी और आपने इन्हें भी रिजेक्ट कर दिया। अब तो कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं बची है। अब मैं क्या पहनूंगी? कहते हुए रिया ने दोनों ड्रेस बेड पर फेंक दिया और निराशा से सोफे पर बैठ गई। तभी शोभा उसके आगे एक पैकेट करते हुए बोली, तो क्या हो गया अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है, लेकिन मेरे पास तो है ना। उद्धरण चिन्ह। आई लव यू मॉम, आप सच में बहुत अच्छी हो। कहते हुए रिया ने शोभा के गाल पर किस किया और पैकेट ले लिया। उसने जब ड्रेस को देखा तो खुशी से उसकी आंखें चमकने लगी। वह एक पर्पल रंग की लॉन्ग ड्रेस थी जिसके गले पर और बॉर्डर पर डायमंड से वर्क किया हुआ था और उसकी एक आस्तीन लॉन्ग थी और दूसरा कंधा स्लीवलेस था। रिया को वह ड्रेस बहुत अच्छी लगी। वह उसे ले जाते हुए बोली, मॉम ड्रेस सच में बहुत अच्छी है। मैं रेडी होने जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। रिया रुको। शोभा ने उसे जाने से रोका तो रिया रुक गई। शोभा उसे एक और ड्रेस देते हुए बोली, यह अनोखी के लिए है। उद्धरण चिन्ह।
अनोखी का नाम सुन रिया शोभा को देखने लगी और फिर कुछ सोचते हुए बोली, मॉम क्या आपको लगता है वह भाई के सामने आ जाएगी? उद्धरण चिन्ह। मैं समझ रही हूँ बेटा तुम क्या सोच रही हो। अनोखी का ऋषभ के सामने आना मुश्किल है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम उसे फोर्स करो। लेकिन उसे पार्टी में आने के लिए कहना जरूर। वह भी इस घर की सदस्य है बेटा, हमारे घर की खुशियों में शामिल होने का उसका भी हक बनता है। शोभा ने उसे समझाते हुए कहा तो रिया उसकी बात समझकर वह ड्रेस लेकर वहां से चली गई। शोभा के कमरे से निकलने के बाद रिया ने अपनी ड्रेस अपने कमरे में ले जाकर रखी और अनोखी की ड्रेस अपने साथ लिए अनोखी के कमरे की ओर चली आई। छोटी सी भाभी क्या आप अंदर हो? मैं आज जाऊं? रिया ने बाहर से ही पूछा। कुछ देर बाद अनोखी ने दरवाजा खोला तो रिया अंदर आ गई। उसने अंदर आकर देखा तो बेड पर तकिए और चादर कुछ अजीब ढंग से रखे हुए थे। उसने बेड की ओर इशारा करते हुए अनोखी से कहा, ये बेड कितना बिगड़ा हुआ क्यों है? रुको मैं सही कर देती हूँ। कहते हुए रिया बेड की ओर जाने लगी तो अनोखी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ उससे रोक लिया। उसके रिएक्शन से रिया चौंक गई और उसे सवालिया नजरों से देखने लगी तो अनोखी ने कहा, वह मैं ठीक कर लूंगी। आप बताओ आप यहाँ क्यों आए थे? उद्धरण चिन्ह। वह मैं तुम्हें ये ड्रेस देने आई थी। कहते हुए रिया ने अनोखी की ड्रेस उसे दी। अनोखी ने एक नजर अपने हाथ में पकड़े ड्रेस को देखा और फिर रिया को। रिया ने आगे कहा, ये ड्रेस मॉम तुम्हारे लिए लाई है। आज की पार्टी में तुम इसे ही पहनना। उद्धरण चिन्ह। पर मैं पार्टी में नहीं आ रही हूँ रिया मैम। अनोखी ने सर झुकाए हिचकिचाते हुए कहा तो रिया ने बोली, छोटी सी भाभी प्लीज आ जाओ ना। मेरा बर्थडे तुम्हारे साथ पहली बार आया है और तुम ही नहीं आओगी तो मुझे कैसा लगेगा? प्लीज मान जाओ मेरी बात और आ जाओ ना। उद्धरण चिन्ह। पर मैं यहाँ पर ही तो हूँ। पार्टी तो घर नहीं हो रही है ना और मैं भी घर में ही हूँ, इसलिए क्या फर्क पड़ता है कि मैं बाहर आऊं या ना आऊं? अनोखी ने बहाना बनाकर बोली तो रिया ने उसे आगे कोर्स नहीं किया। वह उसकी ड्रेस उसे देखकर वहां से चली गई। जाने लगी तो अनोखी बोली, आप रेडी होने के बाद मुझसे मिलने आएंगे प्लीज। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा और वहां से चली गई। कुछ देर बाद सब लोग रेडी होकर हॉल में आ गए। पार्टी की थीम व्हाइट पिंक और पर्पल रंग में थी, इसलिए सबने उसी रंग के कपड़े पहने थे। अजय, रोहित और प्रदीप ने व्हाइट कलर का सूट पहना था। दादाजी ने पर्पल रंग का कुर्ता पहना था। शोभा ने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। सुरेखा ने पिंक और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन की नेट की साड़ी पहनती थी। पार्टी में अब तक रिया और रोहित के कुछ दोस्त किया गए थे और कुछ बहुत करीबी लोग। प्रवीण रोहित के साथ खड़ा बातें करना था कि तभी उसकी नजर मेंशन के अंदर आ रही शनाया पर गई। शनाया अपनी मम्मी और पापा के साथ अंदर आ रही थी। उसने व्हाइट कलर का साड़ी पहना हुआ था, जिसका पीछे का गला बहुत डीप था और ब्लाउज स्लीवलेस होने के कारण वह बहुत सेक्सी लग रही थी। शनाया को इस रूप में देख प्रवीण का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके रिएक्शन को देख रोहित कंफ्यूज होते हुए बोला, क्या हुआ? ऐसे झटके वाले एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो? उद्धरण चिन्ह। रोहित की आवाज प्रवीण अपने होश में आया और उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। तभी शनाया रोहित के पास आकर बोली, हाय रोहित। उद्धरण चिन्ह। रोहित ने मुड़कर उसे देखा और उसकी तारीफ करते हुए बोला, वाह शनाया क्या कमाल की लग रही हो तुम। सच में अगर मैं तुम्हारा दोस्त नहीं होता का अभी तुम्हें प्रपोज कर देता। उद्धरण चिन्ह। रोहित के मजाक पर शनाया खिलखिलाकर हंस दी और प्रवीण रोहित को घूरकर देखने लगा। तभी शनाया ने रिया को आते देखा। रिया ने वही गाउन पहना था जो उसे शोभा नहीं दिया था और उसके साथ उसने डायमंड की इयररिंग्स, डायमंड के नेक्शन और पैरों में पर्पल रंग की चमचमाती सैंडल जिनमें भी डायमंड लगा था। रिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। शनाया रिया को गले से लगाते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे बर्थडे गर्ल। सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू सो मच, लेकिन आप भी कुछ कम नहीं लग रहे हो। कहीं यहाँ आए लड़कों पर बिजलियां गिराने का तो ख्याल नहीं है। कहते हुए रिया ने शनाया को देख एक आंख मार दी तो शनाया मुस्कुरा दी। फिर रिया वहां से जाने लगी तो शनाया ने उसे रोककर पूछा, अरे जा कहाँ रही हो? उद्धरण चिन्ह।
वह छोटी सी भाभी से मिलने जा रही हूँ। इतना बोल वो चली गई। छोटी सी भाभी मैं आ गई, कहते हुए रिया अनोखी के कमरे के अंदर आई। अनोखी सामने अपने दोनों हाथ पीछे किए हुए खड़ी थी। उसे देख रिया मुस्कुरा दी और उससे पूछने लगी, छोटी सी भाभी तुमने हाथों की अपने पीछे क्या छुपाया है? उद्धरण चिन्ह। अनोखी ने जब रिया को इतने अच्छे से तैयार देखा तो एक पल के लिए वो खुश हो गई, पर अगले ही पल वो निराश हो गई। उसने बुझे हुए लहजे में कहा, नहीं कुछ भी तो नहीं छुपा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। नहीं कुछ तो छुपाया है, शायद मेरा गिफ्ट। कहते हुए रिया ने सर टेढ़ा कर साइड में देखा। अनोखी के पीछे मिरर में उसके हाथ में गिफ्ट बॉक्स साफ नजर आ रहा था। रिया अपने हाथों को आगे कर बोली, चलो जल्दी से मुझे मेरा गिफ्ट दो। उद्धरण चिन्ह। रहने दो ना, इतने अच्छे नहीं है। अनोखी ने फिर मना किया तो रिया जिद करते हुए बोली, अच्छा है या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगी, तुम दो। उद्धरण चिन्ह। रिया के बार बार जिद करने पर अनोखी ने उसके हाथ में वह गिफ्ट बॉक्स रख दिया। रिया ने एक साइड होते हुए उसे खोला। बॉक्स खुलते ही उसमें से फूलों की खुशबू आने लगी। उन फूलों की खुशबू को महसूस कर रिया ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और फिर जब उसने आंखें खोलकर अनोखी के गिफ्ट को देखा तो उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने आंखों में चमक लिए अनोखी से पूछा, छोटी सी भाभी क्या ये सब आपने बनाया है? तो अनोखी धीरे से अपना सर हिला दिया। अनोखी ने अलग अलग रंग के फूलों से रिया के लिए ज्वेलरी बनाई थी। उसने येलो रंग के फूल से एक रिंग बनाया था, पिंक पर्पल और ग्रीन रंग के फूल से दोनों हाथों के लिए ब्रेसलेट बनाया था। ब्लू व्हाइट पर्पल पिंक रेड येलो ग्रीन रंग की पत्तियों से उसने रिया के लिए एक गोल क्राउन बनाया था। अनोखी ने सर झुकाए कहा, मेरे पास आपको बर्थडे गिफ्ट देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने आपके लिए ये बनाया। पर इतनी अच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अरे किसने कहा यह अच्छा नहीं है? ये तो बहुत अच्छा है। मुझे बहुत बहुत पसंद आया। रिया ने खुशी से चीखते हुए कहा और अनोखी के गले लग गई। चैप्टर 18। रिया अपने बर्थडे के दिन ऋषभ के ना आने पर रिया गुस्सा हो गई। तभी ऋषभ का मैसेज आया कि वो आ रहा है, जिसे सुन सब खुश हो गए पर अनोखी घबरा गई। रोहित ने रिया के लिए पार्टी रखी जिसमें अनोखी ने आने से इनकार कर दिया। अनोखी ने रिया के लिए फूलों की ज्वेलरी बनाई जिसे पाकर रिया ने खुशी से अनोखी को गले लगा लिया। अनोखी ने हैरानी से पूछा, आपको ये सच में अच्छा लगा? उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल मुझे ये सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि रियल फूलों से भी ऐसी ज्वेलरी बन सकती है। ये सच में बहुत खूबसूरत है और मैं तो इसे अभी पहनने वाली हूँ। कहते हुए रिया ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई और अपनी इयररिंग्स और नेकलेस निकालने लगी। अनोखी ने उसे रोकते हुए कहा, आप ये क्यों निकल रहे हो? इसे रहने दो, आप बहुत अच्छा लग रहा हो। उद्धरण चिन्ह। हाँ यह अच्छा लग रहा है लेकिन तुमने जो बनाया है वह ज्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए अब बातें कम करो और मुझे जल्दी जल्दी पहनाओ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे पहनने। रिया ने खुश होते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट और खुशी साफ नजर आ रही थी, जिसे देख अनोखी भी मुस्कुराने लगी। फिर उसने एक एक कर रिया को अपनी बनाई हुई सारी ज्वेलरी पहना दी। रिया ने खुद को आईने में देखा। वह सच में किसी डिज्नी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। देखा छोटी सी भाभी, मैंने कहा था ना यह मुझ पर ज्यादा अच्छा लगेगा। कहते हुए वह अनोखी की ओर मुड़ी। अनोखी ने भी खुशी से कहा, हाँ आप सच में बहुत अच्छे लग रहे हो। लेकिन एक मिनट, इतना बोल अनोखी बेड के पास आए। उसने अपने लाए फूलों में से व्हाइट रंग का गुलाब लिया और उसके नीचे के भाग को काटकर रिया के पास ले आए। फिर उसने सेफ्टी पिन से उस गुलाब को एक ब्रोच की तरह रिया की ड्रेस पर लगा दिया जिससे उस ड्रेस की खूबसूरती और बढ़ गई। वाह क्या बात है मेरी छोटी सी भाभी। आप तो काफी इंटेलिजेंट है इसमें। मैं अभी सबको आपका गिफ्ट दिखाती हूँ और एक बार फिर से थैंक यू सो मच। यह आपका रिटर्न गिफ्ट है। कहते हुए रिया ने अनोखी के गाल पर एक छोटी सी किस की और वहां से जल्दी से चली गई। अनोखी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। रिया जब सबके पास आई तो सब उसे देख हैरान हो गए। शोभा ने उसे देखते हुए कहा, रिया ये तुमने क्या पहना है, किसने दिया तुम्हें?
तुम इसमें बहुत खूबसूरत लग रही हो। उद्धरण चिन्ह, यह मेरा गिफ्ट है मॉम। उद्धरण चिन्ह, गिफ्ट, किसने दिया गिफ्ट? सुरेखा ने पूछा तो रिया खुश होते हुए बोली, चाची जी, यह छोटी सी भाभी की तरफ से गिफ्ट है। उन्होंने मेरे लिए अपने हाथ से बनाया है, वह भी रियल फ्लावर से। खूबसूरत है ना? उद्धरण चिन्ह, हाँ खूबसूरत तो है, सुरेखा ने बेमन से कहा। तभी रोहित बोला, अगर तेरा सजना सवरना हो गया हो तो चल केक काट लेते हैं। उद्धरण चिन्ह, बिल्कुल भी नहीं। भाई ने कहा था ना कि वह आ रहे हैं, तो इसलिए केक तो तभी कटेगा जब वह आएंगे। उद्धरण चिन्ह, पर रिया, अगर सर को आने में लेट हो गया तो क्या तुम सबको इंतजार करवाओगी? प्रवीण ने कहा तो रिया जिद करते हुए बोली, बिल्कुल, सबको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन केक तो तभी कटेगा जब भाई आएंगे। उद्धरण चिन्ह, और ऋषभ के आने के इंतजार में 2 घंटे बीत गए। इन 2 घंटे में सबने रिया से कितनी बार कहा कि वह केक काट ले, पर रिया नहीं मानी और ऋषभ के ना आने पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अनोखी, जो अपने दरवाजे की ओट से रिया को ही देख रही थी, रिया की आंखों में आंसू देख उसे भी अच्छा नहीं लगा। वो खुद से बोली, समझ नहीं आ रहा वह नहीं आए हैं इस बात से खुश हो जाऊं या उनके ना आने पर रिया मैम की आंखों में आंसू आ गए इस बात से दुखी। उद्धरण चिन्ह, तभी एकाएक उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसे अजीब सा एहसास होने लगा। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, ये कैसा एहसास है? मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? उद्धरण चिन्ह, तभी पूरे हॉल में एक आवाज सुनाई दी, बर्थडे गर्ल के हाथों में गिफ्ट अच्छे लगते हैं, आंखों में आंसू नहीं, तुझे इतना भी नहीं पता रिया। उद्धरण चिन्ह, यह आवाज शिवाय की थी। सबने उस ओर देखा तो मेन डोर पर ऋषभ अपने हमेशा की तरह अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। उसने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कोट पहना था। उसके शर्ट के ऊपर की 3 बटन खुले थे जिससे उसकी चेस्ट नजर आ रही थी। वह अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले सबको देख रहा था। उसके पीछे उसकी पूरी मंडली शिवाय हार्दिक, विक्रम और शिविका भी खड़े थे। ऋषभ को देख रिया भागते हुए उसके पास आए और उसके गले लगकर बोली, फाइनली आप आ गए भाई। आई मिस यू सो मच। उद्धरण चिन्ह, ऋषभ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और उसे अलग कर उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, हैप्पी बर्थडे बेटा। उद्धरण चिन्ह, थैंक यू सो मच भाई। रिया उसके हाथों को थाम कर बोली। तभी शिवाय ने नौटंकी करते हुए कहा, अरे यार, कोई हमसे भी तो मिलो। मतलब ऋषभ के आगे तो अपनी कोई वैल्यू ही नहीं रहती है। मैंने एंट्री करते ही कितना अच्छा डायलॉग मारा, लेकिन किसी का ध्यान मुझ पर नहीं गया। उद्धरण चिन्ह, शिवाय की नौटंकी देख सब मुस्कुराकर उसे देखने लगे। रिया उसके गले लगकर बोली, ऐसे कैसे शिवाय भाई, आपको कोई नोटिस नहीं करेगा। अरे आपसे पंगे लेना मेरे बस की बात नहीं है। अगर आपने अपनी तीसरी आंख खोल ली तो मेरा क्या होगा? उद्धरण चिन्ह, हाँ ये तो है, इसलिए तो मैं हमेशा खुश रहता हूं ताकि सबकी जान बची रहे। शिवाय ने कहा तो रिया जोर से हंस दी। शिवाय भी उसके सर पर हाथ रखकर बोला, हैप्पी बर्थडे रिया। उद्धरण चिन्ह, थैंक यू शिवाय भाई। उद्धरण चिन्ह, फिर शिविका उसके गले लगकर बोली, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। उद्धरण चिन्ह, थैंक यू शिवी दी। रिया ने कहा तो शिविका मुंह बनाते हुए बोली, अरे यार, तुझसे कितनी बार कहा है ना मुझे दीदी मत बोला कर। सिर्फ 3 साल ही तो बड़ी हूं तुझसे। उद्धरण चिन्ह, इसलिए तो दीदी बुलाती है, वरना अगर तू 6 साल बड़ी होती तो तुझे आंटी बुलाना पड़ता है इसे। रोहित ने उनके पास आकर कहा तो शिविका उससे घूरकर बोली, कमीने रोहित, तूने मुझे आंटी कहा। उद्धरण चिन्ह, अरे लगता है उम्र के साथ तेरे कान खराब होते जा रहे हैं, तभी तुझे सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से। मैंने कहा अगर, हाँ अगर तू अपने आप को आंटी ही समझती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। रोहित ने फिर उसका मजाक बनाते हुए कहा। इस पर शिविका और भड़क गई, वो उसे मारने के लिए उसके पास जाने लगी तो विक्रम उसे पकड़ते हुए बोला, अरे यार, तुम दोनों का आते ही शुरू हो गया। ये तुम दोनों की लड़ाई कल कर लेना, अभी रिया का बर्थडे एंजॉय करो। उद्धरण चिन्ह, फिर विक्रम और हार्दिक ने भी रिया को विश किया। शोभा ऋषभ को गले से लगाकर थोड़ा इमोशनल होते हुए बोली, ऐसा भी क्या जाना था ऋषभ, जो 2 साल से तूने बात नहीं की मुझसे।
इतना नाराज हो गया था अपनी मॉम से। उद्धरण चिन्ह। ऐसी बात नहीं मोम, आपको पता है मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकता। बस काम में उलझ गया था। आगे से ऐसा नहीं करूंगा। ऋषभ ने शोभा के आंसुओं को पोंछते हुए कहा तो शोभा मुस्कुरा दी। फिर ऋषभ ने दादाजी के पैर छुए और सबसे मिला। तभी रोहित ने कहा, अब सबका भरत मिलाप हो गया तो रिया मैडम क्या आप केक काटेंगी? क्योंकि अगर वो केक कुछ देर और रुका ना तो कसम से केक खुद ही चाकू के ऊपर कूद जाएगा और आत्महत्या कर लेगा। उद्धरण चिन्ह। हाँ सही कहा रोहित तूने, और मर्डर के जुर्म में रिया तू अंदर चली जाएगी। फिर तुझे तो हमारे वकील बाबू विक्रम भी नहीं बचा पाएंगे। शिवाय भी रोहित का साथ देते हुए बोला। तो रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, आज मेरा बर्थडे है, तब भी आप दोनों मेरा मजाक बना रहे हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी रोने जैसी शक्ल देख शिवाय और रोहित दोनों ने एक दूसरे को हाई फाई दिया। सुरेखा दोनों को देख मुस्कुराते हुए बोली। फिर रिया ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर अपने लिए विश किया और कैंडल्स को बुझाकर केक कट करने लगी। वही बाकी सब भी रिया के लिए बर्थडे सॉन्ग गा रहे थे। ऋषभ चुपचाप हाथ बंधे वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर इस वक्त भी कोई भाव नहीं थे। अनजाने में ही उसकी नजर अनोखी के कमरे की ओर चली गई। अनोखी के कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था और उसे अनोखी के घूंघट की हल्की सी झलक नजर आ रही थी। अनोखी छुपकर उन सबको देख रही थी। उन सब की मस्ती मजाक को देख अनोखी के होठों पर भी स्माइल आ गई थी और वह भी धीरे धीरे रिया के लिए बर्थडे सॉन्ग गा रही थी। तभी उसने देखा ऋषभ उसकी ओर ही देख रहा है। ये देख अनोखी का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे से टीककर गहरी गहरी सांस लेने लगी। वही दरवाजा बंद होने के बाद ऋषभ ने भी अपनी नजरें फेर ली और वापस रिया को देखने लगा। रिया ने एक एक कर सबको केक खिलाया। फिर सबने रिया को गिफ्ट दिए शिवाय ऋषभ के। वह हमेशा की तरह रिया के लिए कुछ नहीं लाया था। ऋषभ हर बार रिया को बर्थडे में वह देता जो रिया को चाहती थी, फिर भले ही वह कितना ही महंगा क्यों ना हो। ऋषभ के लिए सिर्फ रिया की ख्वाहिश जरूरी होती थी। उसके बाद सब लोग पार्टी एंजॉय करने लगे। एक टेबल पर शिवाय, शिविका, विक्रम, हार्दिक, शनाया, प्रवीण, रिया और रोहित बैठे बातों और ड्रिंक्स का मजा ले रहे थे। ऋषभ अजय के साथ कुछ बातें कर रहा था। शिविका ने रिया को देखते हुए कहा, यार रिया तेरी ज्वेलरी बड़ी यूनिक और खूबसूरत है। कहाँ से ली? उद्धरण चिन्ह। कहीं से ली नहीं है, गिफ्ट में मिली है। रिया ने अपने फूलों के ब्रेसलेट को देखते हुए कहा। गिफ्ट में मिली है? किसने दी? शिवाय ने पूछा तो रिया बोली, छोटी सी भाभी ने दी है। उद्धरण चिन्ह। छोटी सी भाभी, ये कौन है? शिविका, शिवाय, विक्रम और हार्दिक ने एक साथ पूछा तो रोहित हंसते हुए बोला, अरे छोटी सी भाभी से हमारा मतलब ऋषभ भाई की वाइफ से है। उद्धरण चिन्ह। रोहित की बात खत्म होते ही शिवाय ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा, अबे धीरे बोल, उस शैतान ने सुन लिया तो तू गया, और अगर उसके शादी की बात किसी को पता चली तब तो तू पक्का गया। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन रोहित ने आसपास देखा। शुक्र था कि उनके आसपास कोई नहीं था और किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, वरना शिवाय की बात सच हो जाती। वैसे तेरी बात से याद आया रिया, वो है कहाँ? जब से आया हूँ दिखी नहीं मुझे वो। विक्रम ने रिया से पूछा। रिया उदास होते हुए बोली, उसने पार्टी में आने से मना कर दिया, भाई के डर से। उद्धरण चिन्ह। ऐसा भी क्या कर दिया ऋषभ ने जो वो उसके सामने आने से भी डर रही है? वैसे सुना है ऋषभ ने बड़ा जोरदार स्वागत किया था उसका, और शादी के दिन बड़े स्पेशल तरीके से वो घर आई थी। हार्दिक ने अनोखी का थोड़ा मजाक बनाते हुए कहा तो रिया और रोहित दोनों का ही चेहरा उतर गया। चैप्टर 19। ऋषभ घर आ चुका था अपने दोस्तों के साथ, जहां पर शिवाय और रोहित ने मिलकर खूब मस्ती की, जिसे देख अनोखी भी मुस्कुराने लगी। लेकिन अपने कमरे के दरवाजे के पीछे छुपी अनोखी ने जब देखा कि ऋषभ भी उसे ही देख रहा था तो वह डर गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। ऋषभ के दोस्तों ने बातों ही बातों में रिया से अनोखी के बारे में पूछा, जिस पर रिया ने उन्हें बताया कि अनोखी ने पार्टी में आने से मना कर दिया ऋषभ के डर से। तो हार्दिक ने अनोखी का थोड़ा मजाक बनाया, जिस पर रोहित और रिया उदास हो गए। उन दोनों के उतरे चेहरे देख शिविका ने हार्दिक को घूर कर देखा और बात को बदलते हुए बोली, लेकिन तुम दोनों ये तो बताओ कि तुम्हें यह अनोखा नाम रखना क्यों पड़ा?
ऐसा नाम क्यों रखा है तुम दोनों ने? छोटी सी भाभी क्या हाइट में छोटी है? उद्धरण चिन्ह। वह हाइट में भी छोटी है और उम्र में भी, रोहित ने कहा। तभी विक्रम अपने ग्लास को उठाते हुए बोला, चलो ये उस छोटी सी भाभी के नाम। उद्धरण चिन्ह। उसके साथ बाकी सब ने भी अपना ग्लास उठाकर टोस्ट किया। फिर शिवाय ने रोहित से कहा, अरे शिवी की बात का जवाब तो दे। उद्धरण चिन्ह। रोहित ने एक नजर रिया को देखा और बोला, उसकी उम्र 20 साल है। उद्धरण चिन्ह। रोहित की बात सुनते ही वो चारों जो ड्रिंक पी रहे थे वो उनके मुंह से बाहर निकल गया और वो चारों खांसने लगे। उनके रिएक्शन पर सब उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे तो रोहित और रिया ने सबको एक शर्मिंदगी वाली स्माइल दी। खुद को संभाल लेने के बाद वो चारों हैरानी से रोहित को देखने लगे। शिवाय ने चिल्लाकर कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि इस बार रोहित ने उसका मुंह बंद किया और कुछ ना कहने का इशारा किया। शिवाय ने आसपास देखा, सब उसे ही देख रहे थे। शिवाय अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, चलो अभी। उद्धरण चिन्ह। पर कहा? सबने एक साथ पूछा तो शिवाय बोला, गार्डन में। मुझे अभी ही बात करनी है, नहीं तो मुझे अटैक आ जाएगा। कहते हुए वो रोहित का हाथ पकड़ वहां से जाने लगा और उसके पीछे वो पांचों चले गए। तूने अंदर मजाक किया था क्या? 20 साल यही बोला था ना तूने? शिवाय ने गार्डन में रखे सोफे पर बैठते हुए बोला। अबे तेरे कानपुर में हड़ताल है क्या जो एक बात को वापस दोहराने को बोल रहा है? बोला ना 20 साल की है वह। रोहित ने चिढ़ते हुए कहा। वो 20 साल की है और अपना ऋषभ 30 साल का, मतलब 10 साल की छोटी है वो ऋषभ से। विक्रम ने भी हैरानी से कहा तो रिया ने अपना सर हिला दिया। तभी शिविका का कुछ सोचते हुए बोली, 1 मिनट, अगर वह अभी 20 साल की है और ऋषभ की शादी को हुए 2 साल हो गए, मतलब जब उसकी शादी हुई थी तो वह जस्ट 18 की हुई होगी। उद्धरण चिन्ह। राइट कहा दी आपने, वह उसे टाइम 18 की थी और तो और जिस दिन भाई की और उसकी शादी हुई थी ना उस दिन उसका बर्थडे था। उसी दिन वह 18 की हुई थी। रिया ने कहा तो सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। यार यह अशोक अंकल ने ऋषभ की शादी उस लड़की से आखिर कराई क्यों है, कुछ समझ नहीं आया। ऐसा लग रहा है जैसे वो उसके 18 साल होने का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही शादी होने की उम्र हो गई, तुरंत उसकी शादी अपने बेटे से करा दी। हार्दिक अपना सर को खुजाते हुए बोला। तभी विक्रम कुछ सीरियस होते हुए बोला, एक बात बताओगे, 2 सालों में क्या एक बार भी उस लड़की ने अशोक अंकल से बात की है या कुछ ऐसा किया है जिससे उसके आने का मकसद पता चल सके? उद्धरण चिन्ह। बात करना तो छोड़ो, छोटी सी भाभी 2 साल से घर से बाहर तक नहीं निकली है और उसके पास फोन भी नहीं है तो बात कहां से करेगी, और ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है उसने। एकदम सिंपल स्वीट और इनोसेंट लड़की है यार। मैंने और प्रवीण ने पूरे 2 साल उसे ऑब्जर्व किया, अगर उसका गलत इंटेंशन है होता तो भाई के न होने पर अब तक कर चुकी होती वो। रोहित ने कहा तो सब सोचने लगे। तभी शिविका बोली, लेकिन वह घर से बाहर क्यों नहीं निकली इन 2 सालों में? रिया उसकी बात का जवाब देती उससे पहले ही वहां पर शोभा और सुरेखा आ गए। शोभा ने कहा, तुम सब की बातें खत्म हो गई हो तो चलो कुछ खा लो। उद्धरण चिन्ह। हाँ भाई लोग, चलो चलते हैं, चलकर खाना खा लेते हैं। वैसे भी आंटी के साथ का खाना खाए जमाना हो गया। आपको पता है मुझे कितनी याद आए आपके हाथों का बना खाने की। मेरा जीभ तरस गई थी आपके हाथों का स्वाद चखने के लिए, पता भी है आपको। शिवाय ने सुरेखा के हाथों को पढ़कर नौटंकी करते हुए कहा तो सुरेखा उसके सर पर मारकर बोली, बंद कर अपनी ये नौटंकी और यह बता भाई साहब क्यों नहीं है और तुम में से किसी के मम्मी पापा नहीं आए? कह देना सबसे सुरेखा नाराज है इस बात पर। उद्धरण चिन्ह। तभी शिवाय उठकर सुरेखा के कंधे को पकड़कर बोला, अरे आंटी पापा का तो आप जानती हो, गुजरात से बाहर जाने के नाम से ही उन्हें बुखार आने लगता है, और रही बात इन सब के मम्मी पापा की तो उन सब ने जरूर आपके इस गुस्से वाले क्यूट फेस को देखने के लिए आना कैंसल कर दिया होगा, और इससे पहले आपका ये गुस्से वाला क्यूट एक्सप्रेशन कहीं चला जाए मैं जल्दी से इसकी फोटो ले लेता हूँ। कहते हुए शिवाय ने सुरेखा के साथ सेल्फी ले ली। उसकी मस्ती देख सब हंसने लगे। सुरेखा उसके कान पकड़ अंदर ले जाते हुए बोली, तू चल मेरे साथ, तेरी सारी मस्ती में निकलती हूँ और तेरी खबर लेती तू। और शिवाय दर्द से आहू करता हुआ उसके साथ चला गया।
सब मेहमानों की जाने के बाद रिया खुश होते हुए बोली, चलो पार्टी तो खत्म हो गई है और अब बारी है भाई के गिफ्ट की। कहते हुए रिया मुस्कुराते हुए ऋषभ के सामने आकर खड़ी हो गई। ऋषभ ने उससे पूछा, बोल क्या चाहिए तुझे? उद्धरण चिन्ह। मांग ले रिया, अच्छा मौका है। बंगला गाड़ी? अरे मैं तो बोलता हूँ प्लेन ही मांग ले। एक कंट्री से दूसरे कंट्री आने जाने में तुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। शिवाय ने कहा तो हार्दिक उसे टोकते हुए बोला, प्लेन की क्या जरूरत है? भूल गया ऋषभ, रिया को उसका प्राइवेट प्लेन ऑलरेडी दे चुका है, तो और एक प्लेन का वो क्या करेगी? उद्धरण चिन्ह। अरे हाँ वो तो मैं भूल गया। फिर तू क्या मांगेगी रिया? शिवाय ने फिर सोचते हुए कहा तो शिविका उसके सर पर मारकर बोली, उसकी गिफ्ट पर तू इतना क्यों ध्यान दे रहा है? तेरा गिफ्ट नहीं है ना, तो उसे सोचने देखी उसे क्या चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या चाहिए। रिया ने कहा तो रोहित हंसते हुए बोला, लगता है बहुत बड़ी चीज मांगने वाली है इसलिए पहले से ही सोच कर रखा है। मजे है तेरे तो रिया रानी। उद्धरण चिन्ह। बता क्या चाहिए? ऋषभ ने दोबारा पूछा तो रिया ने उसके एक हाथ को अपने दोनों हाथों में थमा और उससे बोली, मैं बताऊंगी भाई, पर पहले आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मेरी बात मानोगे भी और गुस्सा भी नहीं करोगे। उद्धरण चिन्ह। रिया को इतना सीरियस देख ऋषभ के भौहें तन गए, वही बाकी सब भी थोड़ी सीरियस हो गए। शोभा ने उससे पूछा, रिया बेटा तुम ऐसा क्या मांगने वाली हो जो तुम्हें प्रॉमिस चाहिए ऋषभ से? उद्धरण चिन्ह। है कुछ मॉम जो सिर्फ मुझे भाई ही दे सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूं तेरी बात मानूंगा भी और गुस्सा भी नहीं करूंगा। ऋषभ ने बना किसी भाव के कहा। फिर रिया ने एक गहरी सांस ली और बोला, भाई यह अनोखी के बारे में है। उद्धरण चिन्ह। अनोखी का नाम सुन ऋषभ की आंखें छोटी हो गई और बाकी सब परेशान हो गए। वह कभी रिया को देखते तो कभी ऋषभ को। रिया ने हिम्मत कर आगे कहा, भाई मैं जानती हूँ कि आपको उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आप उस पर भरोसा करो या उसे अपना लो, क्योंकि वह आपका डिसीजन होगा भाई। उस बात के लिए कोई आपको किसी भी तरह से फोर्स नहीं करेगा। मैं बस इतना चाहती हूँ भाई कि आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप उसके साथ वैसा नहीं करोगे जैसा आपने किया था। मैं जानती हूँ आप ऐसे नहीं हो, पर गुस्से और नफरत में आपने वो किया। इसलिए भाई प्रॉमिस करो कि आप अपनी नफरत में हद पार नहीं करोगे। उद्धरण चिन्ह। रिया की बात सुन ऋषभ एक बार फिर वो सब याद आ गया। उसने आंखें बंद की और अनोखी की वो डर से भरी आवाज और उसका रोना याद किया। सब ऋषभ के जवाब का इंतजार कर रहे थे, सिवाय हार्दिक, विक्रम, शिविका और शिवाय के। उन चारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रिया किस बारे में बात कर रही है, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं और वह भी चुपचाप ऋषभ को देखने लगे। कुछ देर बाद ऋषभ ने अपनी आंखें खोली और सपाट लहजे में बोला, ठीक है। इतना सुनते ही रिया मुस्कुरा दी। ऋषभ जो बड़े गौर से उसके चेहरे को देख रहा था वो बोला, और क्या चाहिए? उद्धरण चिन्ह। आपको कैसे पता भाई कि मुझे कुछ और भी मांगना है? रिया ने हैरानी से पूछा। भाई हूं तेरा, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं तुझे और यह भी जानता हूं कि जो तू मुझे मांगने वाली है वह भी उस लड़की के लिए ही है। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनते ही रिया ने घबराहट से अपना सलाइवा गटका और हकलाते हुए बोली, भाई वह वो मैं चाहती हूँ कि आपने जो उससे कहा था कि हम सबको मैम सर मॉम को मालकिन, चाची जी को छोटी मालकिन ऐसा कहकर बुलाए, यह आप कैंसिल कर दो। प्लीज भाई प्रॉमिस, इसके अलावा कुछ नहीं मानूंगी। आप उसे मोम को मोम बुलाने दो, चाचा जी को चाचा जी, चाची जी को चाची जी और मुझे और रोहित भाई को वह जो चाहे बुला लेने दो, प्लीज प्लीज भाई। कहते हुए रिया ने कसकर उसके हाथ को पकड़ लिया और रिक्वेस्ट भरी आंखों से देखने लगी। उसकी आंखें देख ऋषभ ने एक गहरी सांस ली और वहां से जाते हुए बोला, जो मन करे वह कर। इतना बोल ऋषभ चला गया। वहीं रिया खुशी से उछल पड़ी और शोभा को गले लगते हुए बोली, येस मॉम, फाइनली ऋषभ भाई हमारी बात मान गए। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन दादाजी ने शोभा से पूछा, बहू क्या तुम जानती थी कि रिया क्या मांगने वाली है ऋषभ से? उद्धरण चिन्ह। हाँ पापा, और मैंने ही कहा था रिया से कि वो ऋषभ से ये तोहफा मांगे। आप तो जानते ही हैं ऋषभ जब अपनी जिद पर आता है तो किसी की बात नहीं मानता।
लेकिन रिया को वह कभी मना भी नहीं करता है, तो ज्यादा कुछ ना सही पर गुस्से में वह अपनी हद न भूले इसलिए उससे ये वादा लिया। लेकिन दूसरी बात वह मैंने इसे नहीं कही थी। उद्धरण चिन्ह। दूसरी विश तो मैंने खुद से मांगी। अब मैं बोर हो गई हूँ छोटी सी भाभी के मुंह से खुद के लिए मैम मैम सुनते हुए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब वह हम सबको वैसे बुलाती है जैसे घर के सर्वेंट बुलाते हैं, इसलिए मैंने वो मांगा और अभी मैं जल्दी से छोटी सी भाभी को ये दोनों खुशखबरी सुनाकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 20। रात का वक्त अंडरस्को। अनोखी खिड़की के पास खड़ी रात के अंधेरे को देख रही थी। हवा से उसका घूंघट थोड़ा थोड़ा उड़ रहा था जिससे उसके होठों के साथ साथ उसकी पतली नाक भी नजर आ रही थी। इस वक्त उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। उसने कहा, रिया मैम कितनी अच्छी है। उन्होंने अपने बर्थडे गिफ्ट में मेरे लिए कुछ मांगा। लेकिन अगर मैं सबको उसी तरह बुलाऊं जैसे रिया मैम और रोहित सर बुलाते हैं तो क्या वो सच में मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे? उद्धरण चिन्ह। नहीं करेगा, पीछे से शोभा की आवाज आई। अनोखी ने उसे देखा और अपना घूंघट थोड़ा नीचे कर लिया। आप यहाँ, इस वक्त? आपको चाहिए था क्या मालकिन? अनोखी ने कहा तो शोभा उसका हाथ पकड़ उसे बेड पर बिठाकर उसके सामने बैठे हुए बोली, मालकिन नहीं माँ, मोम, मम्मी कुछ भी बुला सकती हो, लेकिन मालकिन नहीं। अनोखी बेटा ऋषभ ने वादा किया है और वह अपना वादा कभी नहीं तोड़ता है। उसने रिया को वादा किया है कि तुम्हारे मुझे माँ कहने से, सुरेखा को चाची कहने से, अजय को चाचा जी कहने से गुस्सा नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। इसलिए अब से तुम मुझे माँ, सुरेखा को चाची जी और अजय को चाचा जी कहकर ही बुलाओगी, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। ठीक है माँ, कहते हुए अनोखी की आवाज लड़खड़ा गई। उसका गला भर आया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। शोभा उसे गले लगाते हुए बोली, अरे तुम तो इमोशनल हो गई। अशोक ने कहा था कि तुम्हारा कोई नहीं है, इसलिए अब कोई तुम्हारे परिवार के बारे में पूछे तो बताना तुम्हारे पास माँ है, दादाजी है, चाचा जी है और एक बहन है और एक भाई है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है माँ, मैं आज से आपको माँ बुलाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। और हम दोनों को क्या बुलाओगी? अनोखी की बात खत्म होते ही रोहित और रिया कमरे के अंदर आते हुए बोले। शोभा ने उन्हें देख मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम दोनों की बातें सुन रहे थे। उद्धरण चिन्ह। नहीं बड़ी माँ, बिल्कुल नहीं। वैसे बातें सुन तो ली है लेकिन सुनना नहीं चाहते थे। मैं तो इसलिए यहाँ आया था ताकि छोटी सी भाभी से पूछ सकूं कि वो मुझे क्या कहकर बुलाएगी। क्योंकि इसके मुंह से सर सुन सुनकर तो मैं भी थक गया हूँ। रोहित ने कहा तो शोभा अनोखी से बोली, तो बोलो अनोखी, हम सबका तो हो गया, बस ये दो बाकी है। बताओ क्या बुलाओगी इन्हें? वैसे रिश्ते में ये दोनों तुमसे छोटे हैं, तुम इनका नाम भी ले सकती हो। उद्धरण चिन्ह। पर उम्र में तो यह मुझसे बड़े हैं, तो मैं इनका नाम कैसे लूंगी? अनोखी ने मासूमियत से कहा तो रोहित और रिया मुस्कुरा दिए। रिया अनोखी का हाथ पकड़कर बोली, तो एक काम करो, तुम मुझे रिया दीदी कहकर बुला लेना और रोहित भाई को रोहित भैया। क्यों रोहित भाई, सही बोल रही हूं ना मैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ बिल्कुल सही, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है रोहित भैया। अनोखी ने अपनी मीठी सी आवाज में कहा तो रोहित अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, हाय क्या मीठी आवाज है तुम्हारी छोटी सी भाभी। उद्धरण चिन्ह। ये गलत बात है, भाई के कहते ही उन्हें जल्दी से रोहित भैया बुला दिया और मुझे भी दीदी बुलाओ। रिया मुंह फुलाते हुए बोली, तो अनोखी ने उसका भी नाम लिया, रिया दीदी। उद्धरण चिन्ह। अपना नाम सुन रिया भी खुश हो गई और अनोखी के गाल खींचते हुए बोली, हाय मेरी क्यूटी पाया। शोभा उन दोनों को देख रही थी। रोहित और रिया को देख ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई छोटा बेबी मिल गया है खेलने के लिए और अपना नाम सुन वो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे उस छोटे बेबी ने पहली बार उन दोनों का नाम लिया है। वही कमरे के बाहर खड़ा ऋषभ थी यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे, वह बिना एक्सप्रेशन के अनोखी को और उसकी बातों को सुन रहा था। फिर कुछ देर बाद वह वहां से चला गया। अगली सुबह अंडस्को। अनोखी रसोई के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। सुरेखा जब रेडी होकर किचन में आई तो अनोखी को बाहर खड़ा देख उससे बोली, तू यहाँ क्या कर रही है?
तेरा तो आना माना है ना रसोई में, तो यहाँ क्यों खड़ी है? उद्धरण चिन्ह। सुरेखा को देख अनोखी 2 कदम पीछे हो गए और सर झुकाकर बोली, वह चाची जी, माँ ने कहा था सुबह रसोई में आने। उद्धरण चिन्ह। क्या कहा? चाची जी, माँ? अरे वाह, ऋषभ ने परमिशन क्या दी? इतनी जल्दी तेरी जुबान भी बदल गई। हीरे की कसम, वैसे तेरे मुंह से मालकिन मैम और सर यह सब ज्यादा अच्छा लगता था, पर क्या करे, जब ऋषभ ने ही कहने से मना कर दिया है तो मैं कर भी क्या सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। तभी शोभा पीछे से सुरेखा को टोकते हुए बोली, सुरेखा तुम फिर शुरू हो गई। मुझे तो लगा था तुम धीरे धीरे अनोखी को अपना रही हो। उद्धरण चिन्ह। हीरे की कसम दीदी, इस लड़की को मैं तो कभी नहीं अपना पाऊंगी, और रही बात मेरे शुरू होने की, तो मुझे कोई शुरू कहाँ होने ही देता है, और वैसे आप मेरी छोड़िए, ये बताए इसे यहाँ क्यों बुलाया है? उद्धरण चिन्ह। इसकी पहली रसोई की रस्म पूरी करने, शोभा ने कहा तो सुरेखा तपाक से बोली, लो अब यह मधुमक्खी रसोई में भी उड़ा करेगी। देखना खाने में कुछ मिला ना दे, वरना एक ही बार में सबका काम तमाम हो जाएगा। कहते हुए सुरेखा रसोई के अंदर चली गई। वहीं सुरेखा की बातों से अनोखी के आंखों में आंसू आ गए। शोभा उसका हाथ पकड़कर बोली, अनोखी, उसकी बात का बुरा मत मानना। कुछ दिन शांत देख, मुझे लगा सुधर गई होगी, पर ऋषभ के आने से यह फिर से अपने वाले तेवर में आ गई है। लेकिन तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो, और चलो तुम्हारी पहली रसोई के रास्ते पूरी करते हैं। उद्धरण चिन्ह। शोभा ने अनोखी के हाथों रसोई की पूजा करवाई और फिर अनोखी से बोली, अनोखी, तुम्हें मीठे में जो भी पसंद है तुम वह बनाना सबके लिए। आज हम तुम्हारी पसंद का खाना खाएंगे, और रही बात नाश्ते में, तो ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक डिश बना लेना। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। जी, पर वह मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अनोखी ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा तो सुरेखा से बोली, हाँ जानती हूँ, क्या पूछना चाहती ही? यही ना कि तुम्हें तो सामान पता नहीं होगा कहाँ क्या रखा है। एक नौकर को छोड़ रही हूँ, वह बता देगा कौन सा सामान कहाँ रखा है। इतना बोल उसने एक नौकर को बुलाया और उससे बोली, इसे जो जो सामान चाहिए होगा वह उसे बता देना कहाँ रखा है। ये खुद ले लेगी, और खाना बनाने में इसकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। हीरे की कसम, अगर मुझे पता चला कि तुमने इसकी मदद की है तो इस घर में तुम्हारा यह आखिरी दिन होगा, समझी तुम? उद्धरण चिन्ह। यस मैडम, उस सर्वेंट ने सर झुका कर कहा। शोभा सुरेखा से बोली, सुरेखा, ये क्या बात हुई? ये कैसे बात कर रही हो तुम? क्या हो गया? अगर उसने अनोखी की थोड़ी मदद कर दी तो मैं तो खुद भी मदद करने वाली हूँ। उद्धरण चिन्ह। दीदी, इसे हमने थोड़ी ना 56 भोग बनाने के लिए कहा है। एक डिश, बस एक डिश तो बनना है। अब क्या यह इस घर के लिए इतना भी नहीं बन पाएगी? बहू है ना, तो निभाए फर्ज, हमने भी तो हमारे टाइम पर किया था। इसलिए जब 56 भोग बनाएगी तब मदद कर लेना, अभी कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बोल सुरेखा शोभा का हाथ पकड़ उसे जबरदस्ती वहां से ले गई। वही अनोखी उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। उसका ध्यान तब टूटा जब उस सर्वेंट ने कहा, मैम आपको क्या क्या चाहिए? उद्धरण चिन्ह। तकरीबन आधे घंटे बाद डाइनिंग टेबल पर सब आ गए। शिवाय ने कहा, अरे डाइनिंग टेबल खाली क्यों है? आज नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? है भगवान, कहीं ये मेरा आखिरी दिन तो नहीं है? सुरेखा आंटी, आपके राज में मुझे भूख जाना पड़ेगा क्या? उद्धरण चिन्ह। हीरे की कसम बेटा, मेरे राज में तो तुम कभी भूखे नहीं जाओगे, पर हाँ, उस लड़की के राज में क्या हो वो मैं कुछ नहीं कह सकती। सुरेखा ने मुंह बनाते हुए कहा तो सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दादाजी ने शोभा से पूछा, बहू क्या अनोखी रसोई में है? उद्धरण चिन्ह। हाँ पापा, मैं उसकी पहली रसोई के रस्म करवा रही हूँ, शोभा ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी ऋषभ भी वहां पर आ गया। जब उसने सुना कि शोभा ने अनोखी से रस्म करवाए तो उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से शोभा से कहा, मॉम, जब आपको पता है कि मुझे वह लड़की ना तो पत्नी के रूप में पसंद है ना इस घर की बहू के, तो क्यों आप रस्में करवा रही हो? उद्धरण चिन्ह। तुम्हें पसंद हो या ना हो, लेकिन वह है इस घर की बहू। तुम्हें उसे पत्नी का दर्जा नहीं देना तो मत दो, लेकिन मैं उसे बहू का दर्जा दूंगी। उद्धरण चिन्ह।
हाँ जरूर, क्यों नहीं देंगी। आलोक शेरगिल जो आपके लिए बहू लेकर आए हैं और उनकी लाई हुई चीज को तो आप सर आंखों पर बैठा कर रखेंगी, है ना। ऋषभ ने कहा तो शोभा चुप हो गई। तभी दादाजी गुस्सा होते हुए बोले, बस बहुत हो गया। ऋषभ, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का। मानता हूँ गुस्सा हो, पर इसका मतलब यह नहीं तुम गुस्से में बदतमीजी करोगे। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ ने गुस्से से एक नजर उन्हें देखा और वहां से जाने लगा। तभी दादाजी कठोर आवाज में बोले, ऋषभ, बिना नाश्ता किए तुम नहीं जाओगे। उद्धरण चिन्ह। उनकी इतनी कठोर और कमांडिंग वाली टोन में कहने से ऋषभ के कदम वहीं रुक गए और वो ना चाहते हुए भी जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। तभी उसकी नजर किचन के दरवाजे पर खड़ी अनोखी पर गई, जो हाथों में ट्रे लिए किचन से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी वह तेज आवाज में बोला, खाना बनाने की रस्म थी वह हो गई, लेकिन यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ की आवाज और ऋषभ कितनी तेज आवाज सुन अनोखी के हाथ कांप गई और उसके हाथ से ट्राई गिरने लगा, पर उस सर्वेंट ने उसे पकड़कर गिरने से बचा लिया। ऋषभ के कहने पर अनोखी किचन से बाहर नहीं आए और वही दरवाजे के पीछे छुप गई। उसने वो ट्रे सर्वेंट को दिया और धीरे से बोली, आप सारी चीज बाहर ले जाएं, मैं जाऊंगी तो वह गुस्सा करेंगे। इतना बोल अनोखी चुप हो गई। उस सर्वेंट ने एक दया वाली नजर अनोखी पर डाली और ट्रे लेकर बाहर चली गई। वहीं शोभा ऋषभ से बोली, वह क्यों नहीं आएगी बाहर। वह हम सबके साथ ही खाना खाती थी इन 2 सालों में और हम सबके साथ ही खाएगी। उद्धरण चिन्ह। तभी ऋषभ गुस्से से टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए बोला, अगर वह यहाँ आएगी तो मैं यहाँ से उठ जाऊंगा और पिछली बार 2 सालों के लिए गया था, इस बार हमेशा के लिए चला जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ की धमकी सुन सब चुप हो गए। सबका चेहरा मुरझा गया, सबसे ज्यादा रिया और रोहित का। ऋषभ ने भी उन दोनों को नोटिस किया कि कैसे वो दोनों अनोखी से जुड़ गए हैं और ये बात उससे हजम नहीं हो रही थी। उसने फिर कहा, अगर किसी को उसके लिए इतना ही बुरा लग रहा है तो वो भी यहाँ से उठकर जा सकता है और कल से उसका खाना भी उसी के साथ उसी के ही कमरे में भेजने बोल दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ की बात सुन रिया और रोहित एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि दोनों को ही पता था कि ऋषभ उन दोनों की ही बात कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। विक्रम ऋषभ से कुछ कहने ही वाला था कि सुरेखा ने उसे शांत रहने का इशारा किया और अजय को देखने लगी। उसे भी पता था कि ऋषभ गुस्से में किसी की नहीं सुनता। तभी अजय ने कहा, बस करो ऋषभ, तुम खुद के गुस्से को शांत करो और चुपचाप खाना खाओ। उद्धरण चिन्ह। क्या ऋषभ अनोखी के हाथ का बना खाएगा? कैसी होगी अनोखी की पहली रसोई? और क्या ऋषभ अपने वादे को निभा पाएगा? जानने के लिए बने रहिए मेरी कहानी के साथ।